सो वेलकम बैक एवरीवन। और अब इस लेक्चर से शुरुआत करते हैं सर थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट की। लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि जो भी फॉरवर्ड रेट्स हमने एक्चुअल में पिछले 4 क्वेश्चंस में इस्तेमाल करे हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया जाए। वो जो दिया था वो था एक्चुअल, वो सही है या गलत है ये तो हम तभी बता पाएंगे जब उस एक्चुअल को थ्योरेटिकल से कंपेयर कर पाएंगे। सो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकालना आना चाहिए, उसके बाद उसको एक्चुअल से कंपेयर करता आना चाहिए, उसके बाद वो पता चलेगा आपको कि सही है या गलत है। मतलब अगर दोनों बराबर निकले, जितना होना चाहिए था और जितना है, तो बात सही है। अगर जितना होना चाहिए था उतना नहीं है मार्केट में, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो जाएगी। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स में देखे हैं कि थ्योरेटिकल जब एक्चुअल से मैच नहीं करता तो आर्बिट्राज ट्रांजैक्शंस करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, अभी हम इस वाले पार्ट में देखेंगे कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से शुरुआत करेंगे सर और पूरा जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक। इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वाला पार्ट शुरू होगा। यहाँ तक तो कैलकुलेशन है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट का। आ जाओ, कुछ चीज़ें जो आपको समझनी ज़रूरी है। एक होता है सर स्पॉट यील्ड। स्पॉट यील्ड मान लो ये है ईयर, ये है यील्ड 1 2 3 4 4 साल। यील्ड ले लो, कहीं 10% है, कहीं 11% है, कहीं 14% है, कहीं 13% है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझो। स्पॉट का मतलब होता है आज, जो डेट पे आप खड़े हो वहाँ पे। सो 1 साल के बॉन्ड में या 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रेट पड़ेगा 10%। 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो रेट पड़ेगा 11%। 3 साल के लिए करते हो तो रेट पड़ेगा 14% आज से। ये है स्पॉट यील्ड। तो ये सारे रेट आज से अप्लीकेबल हो जाएंगे सर। आज से 3 साल के लिए 14%। तो ये होगा, इस तरह से आपको दिखेगा। 1 साल, 2, 3, अच्छा इस केस में तो 2 ही है ना। ध्यान देना आप। तो ये हो गया 10%, ये हो गया 11% और 11%। 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो दोनों साल आपको 11% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और वो भी आज से मिलना शुरू हो गया। 12%, 14, भावुक हो गया मैं थोड़ा, 14%। ठीक है, और अगर आप 4 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रेट कम हो गया थोड़ा। क्यों कम हो गया सर? देखो, ये हो सकता है कि 3 साल के बाद में मार्केट में शायद ट्रेंड थोड़ा स्लगिश आएगा या रिसेशन टाइप आएगा या नीचे गिरेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। इसलिए अगर आप 4 साल तक रखना चाहते हो तो ऑन एन एवरेज वो 13% ही दे रहे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट। 3 साल तक तो बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। 4थे साल से अगर डिक्लाइन आना शुरू होने वाला है और आप उस पीरियड में भी इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो आपको एवरेज 13% रिटर्न हम दे रहे हैं स्टार्टिंग से ही लेके। तो ये हो गया स्पॉट यील्ड का मतलब। ठीक है सर, आपने समझा दिया। करें क्या इसका? कुछ मत करो, अभी थोड़ा और इंतज़ार करो। यह है फॉरवर्ड यील्ड, ईयर यील्ड। देखना 1 2 3 4, 10, 11, 14, 13। सर ये तो सेम है जैसे आपने ऊपर लिखा था, वैसा सा ही कुछ नज़र आ रहा है। बराबर है, सही बात बोल रहे हो आप। इतना भी आपको समझ में आ गया तो और क्या चाहिए फिर। ठीक है,
what happens in case of forward yield is ध्यान देना, ये जो 10% है ये पहले साल के लिए, बट जब फॉरवर्ड यील्ड दूसरे साल के लिए 11% दिया है, इसका मतलब वो 10% वो सिर्फ दूसरे साल के लिए, यानी पहले साल में क्या लगेगा, जो पहले साल के लिए दिया था 10%। फ़र्क देख रहे हो क्या है, 10%, 10%, 11, 11, 14, 14 और 13। अब देखो ये जो 13% आपको 4th ईयर के लिए दिया हुआ है यील्ड, ये सिर्फ 4th ईयर का है, 4 सालों का नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अप्लीकेबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, इट इज़ अ फॉरवर्ड यील्ड, मतलब फॉरवर्ड में ही अप्लीकेबल होगा, उसी टाइम पे अप्लाई होगा। ये सिर्फ चौथे साल का है। आप अगर नोटिस करोगे तो हर रेट एक ही साल का है, दूसरे साल के लिए 11%, तीसरे साल के लिए 14%, 4th ईयर के लिए 13%। ये सिर्फ एक एक साल के रेट है सर, उसी साल के लिए अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था ये फॉरवर्ड है। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी आता है ना तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है सर पूरी सिचुएशन में, और आपकी कहानी पूरी पलट जाती है। इसको स्पॉट बोल दो तो मतलब अलग निकलेगा, इसको फॉरवर्ड बोल दो तो मतलब अलग निकल जाएगा। स्पॉट बोलोगे तो आज से अप्लीकेबल है पूरा टाइम तक, तो ये 4 सालों का रिटर्न है 13%, और ये चौथे साल का रिटर्न है। सो देर इज अ डिफरेंस इन सेइंग 4 years एंड 4th ईयर, है नहीं है? फर्स्ट ईयर और 1 ईयर तो सेम ही पड़ रहा है। अब आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, पहले साल के लिए स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट सेम ही होते हैं सर, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट सेम ही होते हैं, बट बाकी सालों के लिए सेम नहीं होते। यानी कि आपको यहाँ 10% मिल रहा है, यहाँ 11% मिल रहा है। क्या आप इन दो फॉरवर्ड रेट से एक स्पॉट रेट निकाल सकते हैं? हाँ सर, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब एक ऐसा रेट जो दोनों सालों के लिए सेम हो, जो दोनों सालों के लिए सेम हो, जिसमें रिटर्न 10 और 11% जैसे फॉरवर्ड में मिल रहा है उतना ही मिले। बहुत आसान है सर, ध्यान देना। दोनों साइड को इक्वेट कर दो। देखो 1 प्लस फॉरवर्ड रेट फॉर फर्स्ट ईयर 1 प्लस फॉरवर्ड रेट फॉर सेकंड ईयर शुड बी इक्वल टू 1 प्लस स्पॉट रेट फॉर 2 ईयर्स, और उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लेना है ना, या फिर ऐसा ले लो। हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो 10% है वो 10 और 11 मिल रहा है पहले साल में, तो ऐसा कौन सा रेट है जो दोनों साल लगाया है तो भी इतना ही रिटर्न मिलेगा? सो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और फिर स्क्वायर रूट करोगे आप, क्योंकि 1 प्लस S2 का स्क्वायर आ रहा है। तो देखो 1.10 इंटू 1.11, मैं बस एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, 1.221 आ रहा है, और इज इक्वल टू 1 प्लस S2 का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सॉल्व करते हो क्वेश्चन को तो 1.221 का स्क्वायर रूट करोगे वो आता है 10.5%। सो ऑलमोस्ट दोनों के बीच का 10.498 आ रहा है। तो 10.5% अगर आप दोनों साल लगाओगे तो भी उतना ही पाओगे जितना 10 और 11% लगाओगे अलग अलग साल में। तो अब 2 साल का स्पॉट है 10.5, उसी का इक्वल फॉरवर्ड यील्ड है 10 और 11%। चलो ये तो बाद में मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ समझ में आएगी स्पॉट यील्ड और फॉरवर्ड यील्ड में क्या डिफरेंस है, स्पॉट यील्ड और फॉरवर्ड यील्ड में क्या डिफरेंस है। और आपको पता भी नहीं होगा, याद करो सिक्योरिटी वैल्यूएशन या पोर्टफोलियो में हम एक क्वेश्चन देख चुके थे जब मार्केट प्राइस निकालनी थी, याद है? मार्केट प्राइस निकालनी थी, फ्यूचर के डिविडेंड को डिस्काउंट करना था। मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ, ऐसे बताने से तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा सर। सही, ये देखो, ये एक सिक्योरिटी वैल्यूएशन में 68 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हमने फॉरवर्ड यील्ड निकाली थी। यहाँ पे क्लियरली लिखा था फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर लिखा था फॉरवर्ड रेट। और हमने क्या किया था, अबे हैंग हो गया ये तो। अब फॉरवर्ड रेट में आपने देखना डिस्काउंटिंग करी थी आपने, 12% पहले साल के लिए लिया था, उसके बाद 11.25%। इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन में ये स्पॉट यील्ड था, स्पॉट यील्ड था, यानी हर साल के लिए यही रेट अप्लीकेबल होगा 11.62। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे पहले साल के लिए 12% लिया क्योंकि ये पहले साल की कैश फ्लो थी, लेकिन दूसरे साल की जो कैश फ्लो थी उसमें दोनों साल पहला और दूसरा 11.62 का स्क्वायर करा। यहाँ पे नहीं लिया आपने 12% फिर से। तो यही है, हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, बस
उसके असली जो यूज़ है वो इस चैप्टर में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, आया आपको समझ में मतलब इसका तो एक, और चलो इसको रहने देता हूँ। तो आपको स्पॉट यील्ड और फॉरवर्ड यील्ड का मतलब समझ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। थ्योरेटिकल रेट बहुत आसान है सर, थ्योरेटिकल रेट निकालना। मान लो आप 2 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्पॉट यील्ड मैंने दे दिया आपको S2 10%, ठीक है। और आप 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 9% पे, ठीक है। और ये तो 1 ही साल का हो गया, इसका मतलब 1 साल बाद में हमारा इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगा। और मान लो कि जैसे हमने क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक कि 1 साल बाद का 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल बाद का 1 साल के लिए, सो आज से 1 साल में शुरू होगा और आज से 2 साल में ख़त्म होगा। ये एक तरह से 1/2 फॉरवर्ड रेट है। और एक्चुअल मार्केट में बैंक ने फॉरवर्ड रेट यहाँ पे 14% कोट करा है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा के देखो क्या होगा। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ करोगे तो दोनों साल 10% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये इंटू 1.1 इंटू 1.1 वो हो गया 121। बट अगर वही 100 रुपये यहाँ ना इन्वेस्ट करते हुए यहाँ इन्वेस्ट किया तो पहले साल 9% मिलेगा, ठीक है, 109 रुपये हो जाएंगे। आपको एक्चुअल में देखोगे तो 109 रुपये वो वाली बैंक वापस दे देगी और आप दूसरी बैंक में 109 रुपये वापस इन्वेस्ट कर दोगे FRA पे, जिसका एग्रीमेंट आपने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, क्योंकि ये रेट आपको स्टार्टिंग में मिल गया था कि FRA आपने कर लिया था इन्वेस्टमेंट, आपने बेचा था FRA, बेचा यानी इन्वेस्ट करना, बेचा यानी इन्वेस्ट करना। आपको याद है FRA खरीदना और FRA बेचने का क्या मतलब होता है? FRA शॉर्ट करना या लोन बेचना यानी इन्वेस्ट करना, FRA बाय करना, लॉन्ग करना यानी बोरो करना। हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि हमें 109 रुपये मिलने वाले हैं, तो हमने FRA यहाँ पे बेचा कितने में? 14% में। तो 109 रुपये पे आपको 14% मिलेंगे, कितना हो जाएगा सर? सिंपल कैलकुलेशन बताऊँ, 100 रुपये इंटू 1.09 पहले साल का इंटू 1.14 दूसरे साल का, आपको मिलेंगे 124.26। अब आप एक इन्वेस्टर के एंगल से देखिए, इन्वेस्टर दोनों में से कौन से सिचुएशन में इन्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली दूसरी वाली सिचुएशन में इन्वेस्ट करेगा। बट क्या कहीं पे आपको आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी दिख रही है? बिना किसी रिस्क के क्या आप प्रॉफिट कमा सकते हैं? हाँ। आप अपना पैसा क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? मेरा ये कहना है कि आप अपना पैसा क्यों लगा रहे हो। पहला अजम्पशन मेरा यहाँ पे आएगा कि ये रेट पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ये रेट पे आप बोरो भी कर सकते हो। प्रैक्टिकलिटी बाद में मैं डिस्कस करूँगा जब वो क्वेश्चन आएगा। तो ये रेट इन्वेस्टमेंट के भी हैं, ये रेट बोरोइंग के भी है। अब आपको मैंने ये सिचुएशन दी कि आपका दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए, आपका फाइनेंस का दिमाग होना चाहिए सर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब आप जब CA बन जाओगे तब मोर ऑफ अ फाइनेंस शुड बी देयर इन योर माइंड, और आप पैसे को इस तरह से देखने लगोगे कि यार यहाँ से मैं कैसे कमा सकता हूँ। अब आपको कहाँ कहीं पे इस सिचुएशन में कमाई दिख रही है? हाँ सर, आपको 121 और 124 यहाँ पे अगर आप एनालाइज करो तो कितना अच्छा होगा कि 2 साल बाद में 121 जाए और 124 आए, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कितने रुपए का सर? 3 रुपये 26 पैसे का। कैसे पॉसिबल है? और बिना कोई पैसे के इन्वेस्टमेंट के, आपको अपने जेब से कुछ नहीं डालना। आप सिंपल सी एक बात करो, अगर जाना है जेब से, अगर जाना है तो कम जाए, और जाएगा कब? जब आप बोरो करोगे। आप ही मुझे बताओ, आज उधार लेने पे कल देना पड़ता है, आज इन्वेस्ट करने पे कल मिल जाता है। तो आज आप बोरो करो, जहाँ पे कम आउटफ्लो है उस वाले फेज़ में आप बोरो करो। तो आपका ये डिसीजन नहीं निकल रहा कि यहाँ से मैं काम करता हूँ, बोरो कर लेता हूँ और यहाँ मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, वही पैसा यहाँ से लाके यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपको क्या हुआ पता है? आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दिख गई कि यार इधर से बोरो करो, इधर इन्वेस्ट करो तो इतना पैसा मिलेगा। आपने आज 100 रुपये बोरो किया, इधर इन्वेस्ट कर दिया, ना आपके पास पहले कुछ था ना अब आपके पास में, तो नेट कैश फ्लो यहाँ पे ज़ीरो। उसके बाद आपने FRA भी बेच दिया, यहाँ पे बोरो किया, इन्वेस्ट किया, FRA बेचा। ठीक 1 साल बाद में ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये रियलाइज़ हो जाएगा, आपको 109 रुपये मिल जाएंगे।
आप जो FRA आपने बेचा था उसमें वापस उसको दे दो। तो वापस 109 आया, 109 गया, यहाँ 100 आया, 100 गया, 109 आया, 109 गया, यानी कि पहले दोनों डेट पे कोई कैश फ्लो नहीं है। अब ठीक 1 साल और जब कंप्लीट होगा तो आपको इस वाले बोरोविंग का 121 रुपये चुकाना पड़ेगा। वो भी आपका इंतज़ाम मैंने कर दिया कि 109 जब आपको मिलेगा तो 124.26 मिलेगा। यहाँ पे आपको इतना पैसा मिलेगा, उसमें से 121 चुका देना, आपके जेब में फिर भी 3 रुपये 26 पैसे बचेंगे। और ये मैं सिर्फ 100 रुपये पे बोल रहा हूँ, यानी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी 3.26% की है। अब आप जितना उठा सकते हो उतना उठा लो। 1 करोड़ तक उठाओगे तो उस पर 3,26,000 मिलेंगे। 10 करोड़ उठा सकते हो तो फिर 32 लाख। 100 करोड़ उठाओ तो फिर देखो 3 करोड़ 26 लाख का बिना रिस्क का फ़ायदा। बट 100 करोड़ आपको बस किसी ने देना चाहिए। तो आपकी जितनी बोरोविंग कैपेसिटी है सारी इस्तेमाल कर लो, अगर ये रेट्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल है तो। दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। व्हाट विल हैपन, मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई इस रेट पे बोरो करने लग जाएगा, हर कोई इस रेट पे बोरो करने लग जाएगा, इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा। यानी FRA में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो FRA को शॉर्ट करने की जो आदत है वो लोगों की बढ़ जाएगी। कोई भी लॉन्ग नहीं जा रहा है इस पे, 14% पे कोई भी लॉन्ग नहीं जा रहा है, यानी कि कोई खरीदना नहीं चाहता। आप समझो क्या हो रहा है। अब FRA के एंगल से देखो, इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है, जो कोई आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं, सेल कर दे रहा है। FRA को सेल कर रहा है, यानी कि शॉर्ट है, सिर्फ सप्लाई है, डिमांड कुछ भी नहीं है, कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा यानी डिमांड नहीं है, यानी कि इसकी प्राइस गिरेगी। ये जो 14% है ये गिरना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड नहीं होने की वजह से जो देने वाले हैं, आप तो बेच रहे हो, जो खरीदने वाले हैं वो भी तो रेडी होना चाहिए ना। तो इससे इसकी प्राइस गिरेगी, धीरे धीरे इतनी गिरेगी, इस लेवल पे आके गिरेगी कि जब डिमांड स्टेबलाइज हो जाए, यानी कि बराबर डिमांड भी है और सप्लाई भी है, उस लेवल तक ये गिरता जाएगा। लेट्स से मैं एक और चीज़ आपको एग्जांपल देता हूँ। FRA आप बाकी सब कुछ सेम रख लो, आप सिर्फ FRA बदल दो, FRA कर दो 8%, तो नेट में आपका कैश फ्लो क्या होगा, 100 रुपये इंटू 1.09 पहले साल के लिए और 8% दूसरे साल के लिए। तो अब आपके पास में हो जाएगा 117 रुपये 72 पैसे। अब आप बताओ क्या करोगे। आपके पास 121 है, 117 है। अब एग्जैक्टली कहानी उल्टी हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, इस पे बोरो करेंगे और इस पे इन्वेस्ट करेंगे। अब आप थोड़ा सा और ध्यान देना, अब आपका डिसीजन जो है वो पूरा बदल जाएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब आप यहाँ पे बोरो करना चाहोगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, लेकिन एक चीज़ समझना, जब आपने इस पे 117 जब आ रहा है आउटफ्लो, तब बोरो करने का डिसाइड किया, इसका मतलब आप पूरे फेज में बोरो करोगे। आप यहाँ पे भी बोरो करोगे। FRA को बोरो करना यानी बाय करना। आप अब FRA आप खरीदना शुरू करोगे 8% वाला, और आपने FRA खरीदना है यानी लोन लेना है। 1 साल बाद लोन लेना है, उसके लिए आज भी लोन ले लो, क्योंकि 1 साल बाद जो लोन ले रहे हो ना वो पुराने लोन को चुकाने के लिए होगा। तो पूरे फेज में बोरो करते जाओ। यहाँ पे बोरो करो 100 रुपये का, वो इन्वेस्ट कर दो 100 रुपये का, यहाँ पे पैसा गया, अब ये 2 साल बाद मिलेगा। तो जो आपने यहाँ पे 1 साल के लिए बोरो किया था, थोड़ा ध्यान देना, जो आपने 1 साल के लिए बोरो किया था वो 1 साल बाद चुकाना पड़ेगा 109 रुपये। ये 109 रुपये आएगा कहाँ से, इस FRA से। आपने 8% पे फिर से बोरो करना है 109 रुपये और चुका देना है। अब आपका सिर्फ ये FRA चलेगा और पुराना इन्वेस्टमेंट चलेगा। ठीक 1 साल बाद और यानी कि 2 साल के एंड में आपको 121 रुपये 121 मिल जाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से, जिसमें से आप 117.72 चुका देना, फिर भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा। अब इस केस में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगी FRA की। FRA की 8% वाले FRA की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो डिमांड ज़्यादा तो कॉस्ट भी, उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो ये 8% भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब देखो 14% पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस गिर रही है, रेट गिर रहा है, यहाँ से रेट बढ़ रहा है। कहाँ पे आके स्टेबलाइज होगा सर, स्टेबलाइज कहाँ पे होगा, जहाँ पे कैश फ्लोज आपके दोनों किस्सों में सेम होंगे। अब आपको बताना है कि ऐसा FRA कौन सा है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई प्रॉपर चलेगी, ना एकदम ज़्यादा ना एकदम कम। इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, 14 और 8% के बीच में ही कोई तो रेट होगा जो 121 रुपये ला के देगा यहाँ पे। चलो देखो तो वो कैसे निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ में आई यहाँ से कि फर्स्ट ईयर का स्पॉट और फॉरवर्ड सेम ही होता है, तो आप F1 = S1 भी बोल सकते हो। अब मुझे जो निकालना है वो सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है ना, ये वाला फेज का, तो मैं उसे F2 बोलूँगा। बस आपको करना क्या है, ये जो 2 इक्वेशन आपने लिखे हैं इन दोनों को इक्वेट कर दो।
इक्वेट कर दो इस तरह से कि दोनों की कैश फ्लो सेम आए। मैं सिर्फ इतना ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है सर। सो दोनों किस्सों में 121 आना चाहिए। अब पहला वाला ले लो कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 1.1 इंटू 1.1 ऐसा आंसर आया। 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 1.09 इंटू 1 प्लस F2, सही लिखा है मैंने। ये तो हमें पता लगाना है ना कि दूसरे साल का रेट क्या है, ठीक है। तो क्या मैं ये 100 रुपये अब हटा सकता हूँ? 100 रुपये तो बस एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 100 रुपये इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो वैसे ही हट जाएगा। 1.1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1.1 यानी कि 10% क्या था सर, S2 था ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस S2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस S2 इज इक्वल टू 9। 1.09 क्या था, S1 था, तो 1 प्लस S1 इंटू 1 प्लस F2, ये आपका इक्वेशन बन गया। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकल जाएगा आपका इससे। बहुत आसान है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। और हमारा ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्राइटेरिया बनना चाहिए कि एक रेट ऐसा होना जो दूसरे साल को भी कवर कर रहा हो, और एक रेट ऐसा होना जो एक ही साल को कवर कर रहा हो। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा ये हमें करना है। तो दिस कैश फ्लो शुड बी इक्वल टू दिस कैश फ्लो। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये जो पहला साल है और ये दूसरा साल है, शुड बी मल्टीप्लाइड एंड इक्वेटेड विथ दिस, ठीक है। तो यही हमने किया, दोनों साल, इधर भी दोनों साल, दोनों साइड में दो साल कवर होना चाहिए सर, ठीक है। तो अब इसको और थोड़ा फॉर्मेट अगर इसका बदलना चाहे हम फॉर्मूले का, तो 1 प्लस S1 को इधर शिफ्ट कर दो। कैसा दिखेगा वो, 1 प्लस S2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार था, और ये हो जाएगा 1 प्लस S1 इज इक्वल टू 1 प्लस F2। अब आप 1 को भी इधर भेज दो। तो फॉरवर्ड रेट फॉर सेकेंड ईयर 2 ईयर्स नहीं होता कभी, -1, ये आपका सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट बन गया। अब आपको ये फॉर्मूला थोड़ा समझने में दिक्कत होगी डायरेक्टली अगर देखोगे तो, बट अगर आप ऐसे इससे अगर याद रखना चाहोगे ना तो बहुत आसानी से समझ आएगा कि चलो ठीक है, इधर भी 2 साल, इधर भी 2 साल, यहाँ पे S2 दोनों साल लग रहा था, यहाँ पे S1 लग रहा पहले साल, यहाँ पे F2 लग रहा। ये स्पॉट यील्ड है, ये फॉरवर्ड यील्ड है आपके एक तरह से। तो बस बात खत्म। अब आप इसी तरह से कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो सर, ध्यान देना मैं इसी को ले रहा हूँ। आपने ध्यान दिया कि अगर सेकंड ईयर का फॉरवर्ड निकालना है तो यहाँ पे S2 लेके स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो अगर F3 लेना होगा तो क्या लूँगा, यहाँ पे S3 ले लूँगा। थर्ड ईयर का निकालना है तो 3 साल का रेट तो ले लो ऊपर में, टू द पावर क्या करोगे, क्यूब करोगे, 3 3 3, तीनों साल का सेम रेट लगेगा तो क्यूब हो गया। नीचे में कितने साल कवर होने चाहिए, 2 साल, सिर्फ 1 साल छूटना चाहिए सर इधर में। ऊपर में 2 साल, इधर में 1 साल, तो दूसरा साल ये रहा। ऊपर में 3 साल, नीचे में 2 साल, तो तीसरा साल ये रहा। -1। F4 निकाल लो, कितना आसान है। F4 इज इक्वल टू 1 प्लस S4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस S3 टू द पावर 3 -1। तो आप ध्यान देना, ऊपर और नीचे में 1 ही साल का फ़र्क होता है। 3 2 में 1 साल का फ़र्क है, और 4 3 में 1 साल का फ़र्क है। ये जो आखिरी का साल होता है वो, ये पहले 3 साल है, ये पहले 4 साल है, तो चौथा साल मिसिंग है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे भी तीसरा साल, यहाँ पे भी दूसरा साल। तो ये हो गई सर कहानी। इनफैक्ट इसके अलावा मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सर, आपको इतनी चीज़ समझनी है कि साल सारे कवर होने चाहिए। तो देखो F2 इज इक्वल टू, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस F1 -1। ध्यान देना क्या चेंज आया सर, सिर्फ S1 का और F1 का ये चेंज आया, क्योंकि पहले साल के लिए S1 और F1 तो सेम ही रहता है। अब वापस आ जाओ F3 पे, 1 प्लस S3 का क्यूब ले लिया, तीनों साल ऊपर कवर हो गए। नीचे में ध्यान देना 2 साल कवर करना है, क्योंकि तीसरा साल तो बाहर आएगा। तो पहला साल 1 प्लस F1, दूसरा साल 1 प्लस F2 -1। अब आप देखना ये चेंज। अब आप ये चेंज को समझो, दोनों साल सेम रेट लगाओ या दोनों साल अपने अपने रेट लगा दो, बात सेम पड़ेगी। क्वेश्चन में डेटा कैसा दिया है उस पर डिपेंड करता, दोनों से आंसर भी अलग अलग आएगा सर।
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दोनों साल का रेट दिया है तो S2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक तरह से ये 1+S2 इंटू 1+S2 है, और ये 1+F1 इंटू 1+F2 है। एक एक साल का रेट लगाओ अपना अपना, या दोनों साल का रेट लगा लो। बस यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 1+S4 का टू द पावर 4, और नीचे में क्या आएगा 1+F1, 3 साल कवर होने चाहिए। F2 1+F3 -1। और ध्यान दो कितने सारे तरीके बन सकते हैं। F4 इज इक्वल टू 1+S4 टू द पावर 4। अब आप देखो डिनोमिनेटर में क्या खेल खेल सकते हो। डिनोमिनेटर में ये 3 साल कवर होने चाहिए, तो S3 टू द पावर 3 क्यों लिया, क्योंकि 1+S3 इंटू 1+S3 इंटू 1+S3 था। अब हमारे पास अगर S3 नहीं है तो हमने एक एक साल के फॉरवर्ड रेट ले लिया, ठीक है। अब आपके पास मान लो F1 और F2 भी नहीं है, तो क्या करोगे, सिर्फ F3 है, क्या करोगे, क्या ऑप्शन है आपके पास। 1+S2 अगर होगा तो वो ले लो, और 1+F3 ले लो। ध्यान देना डिनोमिनेटर में क्या हुआ, पहले 2 साल के लिए स्पॉट रेट 2 साल का लगाया, तो पहले साल भी S2 लगा, दूसरे साल भी S2 लगा, इसलिए स्क्वायर हो गया। और तीसरे साल का F3 हमारे पास अवेलेबल था, तो जब नहीं है तो कोई बात नहीं है सर, और तीनों से आंसर अलग आएगा, कोई बात नहीं है, डेटा पे डिपेंड करता है। F4 तीनों से निकल जाएगा। अल्टीमेटली बताऊँ मैं क्या करना है, कभी भी फॉर्मूला बनाना है तो ये सब याद मत रखो, ये सब याद मत रखो, सिर्फ याद रखो तो यह टाइमलाइन, ये ऐसा ड्रॉ कर लो। इसके बाद ये वाला पूरा रेट ले लो एक साइड में, और एक साइड में ये वाले सारे रेट ले लो, हर साल का ले लो लगे तो। S2 यहाँ पे 2 बार लग रहा है तो 2 बार लिखो, कोई नहीं चलता। स्क्वायर या टू द पावर 3 टू द पावर 4 सब भूल जाओ, हर साल के रेट को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू हर साल का इधर का रेट, और ये वाला जो है लास्ट वाला आपको निकालना है। लास्ट वाला बीच वाला निकालना आप आसानी से निकाल सकते हो, तीसरे साल का भी दिया रहा तो ये बीच का निकाल सकते हैं हम। इक्विलिब्रियम आनी चाहिए बस, इस पर्पस क्या है कि दोनों में कैश फ्लो सेम आनी चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी और आएगी सर। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, अब ध्यान दो इस वाले का तो आंसर हमने निकाला ही नहीं कि कौन सा ऐसा रेट है जहाँ पे 121 आएगा। चलो कैसे करेंगे सर सॉल्व, बहुत आसान है। F जहाँ पे हमने लिखा था वहीं से सॉल्व कर लेते। ये रहा, 2 साल का रेट था 10%, 1 साल का रेट था 9%, -1। 1.10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.09 -1 इंटू 100, ये आता है आपका 11.01%। यानी दूसरे साल आपका रेट 11.01% का होना चाहिए। यानी FRA जो यहाँ पे कोट किया गया था वो एक्चुअल में अगर 11.01% होता तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट करते तो 121 मिलता, इस केस में भी इन्वेस्टमेंट करते तो भी 121 मिलता। तो यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। कौन बेवकूफ़ यहाँ से बोरो करके यहाँ इन्वेस्ट करेगा, इतना सारा तामझाम करेगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। 121 आया, 121 गया। अगर वह 11.01% पे आप काम करोगे तो ध्यान देना, 11.01% पे अगर आप काम करोगे तो क्या आएगा, 100 इंटू 1.09 इंटू 1.1101, 121। अब आप बताओ कौन काम करेगा 121 लेके 121 देने का। यानी आर्बिट्रेजर्स इस सिचुएशन से दूर भागेंगे तो कोई भी एक साइड में डिमांड नहीं झुकेगी और सब कुछ मार्केट में बराबर चलता जाएगा। समझ आया आपको थ्योरेटिकल कैसे निकालना है? सिर्फ 2 लाइन निकाल दो, सब कहानी आसान हो जाती है। ठीक है, आइए सर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। द फॉलोइंग इज द यील्ड स्ट्रक्चर ऑफ AAA रेटेड डिबेंचर। आप देख सकते हैं कि अगर 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 6 महीने के लिए, और 1 साल 2 साल और 3 साल के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये है। सबसे पहले तो ये स्पॉट रेट है या फॉरवर्ड रेट है। जब कुछ भी नहीं दिया होता है तब आप तो एक तो ये चीज़ समझो कि वो स्पॉट रेट है। दूसरा, फॉरवर्ड रेट के लिए ना स्पेसिफिकली लिखा होना ज़रूरी होता है। दूसरा, ये डिबेंचर के लिए दिया है यील्ड स्ट्रक्चर, यानी कि मान के चलो कि ये अलग अलग तरह के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ख़रीदना तो आज ही पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ की प्राइस अगर आपको दी होगी तो वो आज की दी होगी नॉर्मल मार्केट में। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन थ्योरी कैलकुलेट द इम्प्लिसिट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। 1 साल का रेट निकालना है दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए, यानी कि आपको F2 और F3 निकालना है। सिंपल सी भाषा में समझाओ तो F2 कैसे निकालोगे सर?
बहुत सिंपल है कि F2 में गैप छोड़ दो, ये देखो ऐसा, ऐसे करके दूसरा साल आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ जाता है कि आपको एक तो ऐसा रेट चाहिए जो आज से 2 साल तक लगेगा, और एक रेट ऐसा चाहिए जो आज से सिर्फ 1 साल तक लगेगा। इसके बाद F2 आप अपने आप निकाल लोगे। फॉर्मूला कैसा बनेगा, बहुत सिंपल सर, S2 इंटू S2, 1 प्लस S2 इंटू 1 प्लस S2 इज इक्वल टू 1 प्लस S1 इंटू 1 प्लस F2। कहानी ख़त्म। ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ F2 यानी 1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस S1 माइनस 1। तो ये देखो, ये फॉर्मूला वैसा ही है, 1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस S1 माइनस 1। कहानी ख़त्म। आपका यहाँ पे 11.25%। अब आपको यहाँ से S2 चाहिए और S1 चाहिए। आप देखो, ये 2 साल का रेट है, ये 1 साल का रेट है, तो ये लगाओगे 2 बार, ये लगाओगे 2 बार, ये लगाओगे डिवाइडेड बाय 1 बार, तो आपका बाहर वो वाला F2 का जो रेट है वो आ जाएगा। तो 11.25, 11.25 और ये हो गया 10.5। बैलेंस आपको निकालना है। 1.1125 इंटू 1.1125 इज इक्वल टू 1.1050। ऐसा लिख लोगे चलेगा। मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस F2। अब बस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका दूसरे साल का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तीसरे साल का निकालना है सर, ईयर 2 और ईयर 3 का निकालना है। अब ईयर 3 में क्या करोगे, ईयर 3 के लिए क्या करोगे, 3 साल बनाओगे यहाँ पे, 1 2 3, और यहाँ बनाओगे 2 साल, 1 और 2, और ईयर 3 खाली रहना चाहिए यहाँ पे, बस इतना समझो, ईयर 3 आपका खाली रहना चाहिए। तो 3 साल का रेट ले लो, S3 3 बार आएगा तो क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय S2 ले लो, 2 साल का रेट। आप 1 साल पहले साल का F1 F2 और F3 भी ले सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है वो ले लो। अब देखो S3 के लिए आपको ये रेट काम आ जाएगा 12%, S2 के लिए ये रेट काम आ जाएगा। तो कैसे करोगे, एक साइड में 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इज इक्वल टू, ये आ गया क्यूब। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्यूब लिखो सीधा, ये टाइम वेस्ट मत करो इसमें। और पहले 2 साल के लिए 11.25 लगेगा, तो 1.1125 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस F3। सॉल्व कर लो, आपका ये भी आंसर आ जाएगा। आसान है। 1 प्लस S3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें देखो, इसमें उन्होंने F2 लिया है जो आपने पहले वाले पार्ट में सॉल्व किया था। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ये एक तरीका हो गया जहाँ पे S1 और F2 लिया है, F1 F2 और F3 निकाला है। एक और तरीका आपका क्या बैठता है F3 का, 1 प्लस S3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस S2 का स्क्वायर इन माइनस 1। तो 1.12 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1.1125 का स्क्वायर माइनस 1, 1.4049, 1.2377 माइनस 1। सो दैट्स 13.51%, 13.51। ये आपका दोनों मैच कर गया। तो आप ऐसे निकालो वैसे निकालो, आंसर विल बी सेम। अच्छा, ये आपका क्यों सेम आया ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे 12% ले रहे हो ये वाला, ये भी निकला कहाँ से है, इस रेट को यूज़ करके 1125 को न्यूमरेटर में, तो अपने आप आपका मैच कर रहा है, अदरवाइज मैच नहीं करता। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये वाला पार्ट देखो, इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय 50 बेसिस पॉइंट, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड हैविंग अ मेच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स। ध्यान देना, अगर 5 साल की मेच्योरिटी है तो वो उसको रेट कौन सा अप्लीकेबल है, 12%। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो 50 बेसिस पॉइंट से अगर रेट बढ़ जाए, इंक्रीजेस बाय 50 बेसिस पॉइंट, अज्यूम दैट द बॉन्ड इज फेयरली प्राइस्ड एट द मूवमेंट एट 1000। 1000 रुपये में बॉन्ड की जो प्राइसिंग है वो फेयरली है, मतलब थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल मार्केट प्राइस है अभी आज की डेट में।
और उसका जो यील्ड है वो 12% का है, पर ये अगर 50 बेसिस पॉइंट से यील्ड बढ़ गया तो प्राइस का क्या होगा। एक चीज़ आप समझो, अगर यील्ड बढ़ जाती है तो मार्केट प्राइस गिरेगी, ये तो हमने सीख लिया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे जगह है कि आपके पास कहीं जगह तो है, ये देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये पहली करंट सिचुएशन ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप 1000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड में, जिस पे आपको 5 साल तक 12% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर आप 5 साल तक 12% लगाओगे तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1.12 टू द पावर 5, 5 बार 12% लिखने के बजाय। तो और इस यील्ड में कैपिटल एप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है, अलग से कोई और डेटा नहीं दिया गया। 1.12 2 3 4 5 इंटू 1000, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए उस हिसाब से 1762.34। पर यही यील्ड अगर आपकी, ध्यान देना, यही यील्ड वो बोल रहा है कि अगर 0.5 से बढ़ जाए, 1.1250 हो जाए टू द पावर 5, तो आज की मार्केट प्राइस बताओ। तो आपको क्या निकालना है, आज की मार्केट प्राइस। इसका मतलब कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, मतलब 1762.34 अचीव हो जाएगा, लेकिन उसमें हमारा रिटर्न इतना आएगा, वो मार्केट प्राइस बताओ। अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है ऐसे। सो सिंपल है सर, x इंटू 1.1250 टू द पावर 5 शुड बी इक्वल टू 1762.34। आप पहले ऐसे गए, फिर आप ऐसे आ गए, उतनी ही वैल्यू 12.5% की यील्ड में कितने इन्वेस्टमेंट पे आती है। 12% के यील्ड में 1000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो अगर हमें रिटर्न बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। कितना आंसर है देख लो। आपको क्या करना है, 1.1250 इंटू 2 3 4 5, तो x इज इक्वल टू वो कुछ इस तरह से दिखेगा 1762.34 डिवाइडेड बाय 1.8020। सो दैट्स 978 रुपीज़। ठीक है, आया समझ में आपको क्या हुआ। आप बहुत सिंपल है सर, पहले ऐसे गए फिर बाद में ऐसे आए। 1000 इंटू 1.12 तो 1762.30, फिर यही आपने यहाँ लिख लिया 1.1250x, तो आपने ऐसे निकाल लिया। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि नई प्राइस बताओ, क्वेश्चन ये बोलता है कि परसेंटेज चेंज कितना आया प्राइस में। 1000 रुपये की प्राइस 978 हो गई, कितने रुपए से गिरी सर, 22 रुपये से गिरी, 2.2% का चेंज आ गया। 1000 की प्राइस 978 हो गई, तो चेंज निकाल लो यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे आप। फॉलोइंग आर द यील्ड्स ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड की खासियत क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड वैल्यू में आज इशू होती है और बाद में फेस वैल्यू पे वो रिडीम हो जाता है। तो जो भी कुछ गेन होता है वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का, जिसकी फेस वैल्यू है 1000, यानी कि ये मेचोरिटी की वैल्यू है। मेचोरिटी देखो, 1 साल का बॉन्ड अवेलेबल है 10% के रेट से, 2 साल का 11% के रेट से, 3 साल का 12% के रेट से। आप पता है तीनों केस में इशू प्राइस निकाल सकते हो कि हर बॉन्ड कितने में इशू किया होगा, अगर इतना रिटर्न देना है हर बॉन्ड में तो। ठीक है, अज्यूम दैट द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम, मतलब वैसा ही। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्प्लाइड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। 1 ईयर फॉरवर्ड रेट्स, हर साल का रेट निकालना है। एक तो आप ऐसा निकाल लो S1 S2 S3, पर S2 जो है वो दोनों साल लगता है, S3 जो है वो तीनों साल लगता है। तो आपको ये नहीं निकालना सर, ऐसा रेट निकालो जो सिर्फ उसी साल लगेगा। F1 निकाल लिया तो F1 को दूसरे इसमें यूज़ करके F2 निकाल लो, फिर F3 निकाल लो। S1 S2 S3, या फिर आप ऐसा निकाल लो F1, फिर यही F1 यहाँ बना और आपने उसकी मदद से F2 निकाल लिया, फिर यही F1 F2 यहाँ यूज़ हुआ, उसकी मदद से F3 निकाल लिया। तो 3 साल तो उधर भी हो रहे, ये तीनों साल के लिए एक रेट और वो तीनों साल के लिए 3 रेट। तो अब आपको क्या करना है पता है, आपको सिंपल पहले पहला वाला बॉन्ड इस्तेमाल करके ये रेट निकालना है, इसी रेट को दूसरे में यूज़ करके ये रेट निकालना है, फिर उन्हीं दोनों को यूज़ करके ये रेट निकालना है। तो तीनों साल का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। ठीक है, आओ जाओ सर, अब मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ।
बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें F1, F2, F3 निकालना है। सबसे पहला पार्ट, F1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 10%। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि पहले साल का जो F1 और S1 होता है वो दोनों सेम होता है। दूसरा, हमें अब निकालना है F2। ध्यान देना, F2 के लिए हमें 2 साल का रेट चाहिए और 1 साल का रेट चाहिए, और जो ये है ये हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरह निकाल लेंगे। तो एक साइड में आएगा S2, यहाँ आ जाएगा S2, यहाँ आ जाएगा S1, यहाँ आ जाएगा F2। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, 1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस S1 माइनस 1। अब देखो 2 साल के बॉन्ड का जो रेट है वो है 11%, 1.11 का स्क्वायर, 1 साल का 10% माइनस 1। ये तो आसान हो गया सर, पहला वाला पार्ट तो आसान है। 1.2321 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, ये हो गया 12.01%। F3 देखो, अब F3 के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, स्पॉट रेट 3 साल का ले लो और स्पॉट रेट 2 साल का ले लो, या फिर आप F1 F2 भी ले लो, वो भी चलता। देखो 1 प्लस S3 टू द पावर 3, 1 प्लस S2 टू द पावर 2 माइनस 1। इससे ये इमेजिनेशन आना चाहिए कि ऊपर में पहले 3 साल कवर हो गए, नीचे में पहले 2 साल कवर हुए, और जो तीसरा साल है वो रहा, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो तीसरे साल का रेट क्या आया, 12%। सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं, क्यूब, और 2 साल का था 11% माइनस 1। यह आ गया 14.02%। ये समझा क्या आपको, ये देखो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 साल का रेट ले लिया, फिर 1 और 2 साल का रेट ले लिया, और ये हमने निकाल लिया। इसके अलावा और एक क्या ऑप्शन था, 1 2 3 साल का रेट ले लो, फिर 1 साल का, ये दूसरे साल का फॉरवर्ड जो ऊपर निकाला, और फिर तीसरे साल का ले लो। अगर ऐसा करना है तो देखो, ऐसा करने से क्या आंसर आता है, मैं इधर ले लेता हूँ 1.12, ऐसा लिखेंगे ना उसको हम, 1 प्लस S3 का क्यूब, तो ऊपर तो 3 साल कवर हो गए, और नीचे में 1 प्लस F1 F2 F3 बाहर आ जाएगा माइनस 1। देखो 1.12 का क्यूब, फिर 1.10 इंटू 1. ये है 1201 माइनस 1, करो सॉल्व, 1.4049, ये आता है 1.232 माइनस 1, 14.13%। ये भी सब राउंडिंग ऑफ का, ये देखो 1.2321 है, यहाँ पे 232 है, बस उतने से की वजह से वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया, अदरवाइज वैल्यू सेम ही आ रही है। तो 14.02 और 12.01 आपका आ गया, 14.03 और 12.01 इन्होंने भी ऐसे ही निकाला है, बस प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकाली है। उतना ज़रूरत नहीं है पहले वाले पार्ट में, तो भी एटलीस्ट जो फॉर्मूला आपने सीखा है उससे आप आंसर निकाल सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉरवर्ड रेट निकालने बोल रहा है एक, और ये आंसर सारे इंस्टीट्यूट के ही है, तो अगर इसमें भी वही चीज़ बोला था तो भी फॉर्मूला यूज़ करा, तो ऐसे भी निकालोगे तो भी आंसर सही रहेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये मान लो पहले साल का तो आपको बहुत इजी है, अब ये दूसरे साल का बॉन्ड है। ठीक है, 2 साल के बॉन्ड की जो मेचोरिटी होगी ये 1000 रुपीज़ आएगी। अब स्पॉट रेट अगर आप लगाते हो 2 साल का, तो उसमें कमाई कितनी होनी चाहिए, 11%। तो हमने आज की प्राइस को लेट से एक्स है, 11% से मल्टीप्लाई किया, फिर 11% से मल्टीप्लाई किया, तो 1000 रुपये आंसर आना चाहिए। ये हो गया स्पॉट रेट। अब हम पीछे जाते हैं, हम 1000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं स्पॉट रेट से, तो एक्स आ जाएगा, और उसी को हम वापस आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, देखो क्या आता है, ये आता है 811 रुपये 62 पैसा।
अब इसी को मैंने यहाँ रख लिया 811 रुपये 62 पैसा, और अब यहाँ पे मैं फॉरवर्ड रेट्स लगाता हूँ 1.10 1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 1000। तो आप देखो ना, दोनों इक्वेशन में ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो रखो या मत रखो आंसर इसके साथ भी आया जा सकता है। अभी हमने जो ऊपर निकाला उसमें दिस शुड बी इक्वल टू दिस करा, क्योंकि दोनों में 1000 आनी चाहिए ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 1.11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.10 शुड बी इक्वल टू F2। तो किया क्या, यही तो किया। आप ऐसे निकाल लो कि 811 रुपये 62 पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं, पहले साल 10% मिलेगा, ये कंफर्म हो गया, पहला आंसर फॉरवर्ड रेट का है। तो दूसरे साल कितना मिलना चाहिए? दोनों साल 11 से 1000 आता है, तो पहले साल 10, दूसरे साल 12 से 1000 आ जाता है। तो ऐसे आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब आप ये वाला पार्ट देखो, ये इंटरेस्टिंग है। एक्सपेक्टेड यील्ड टू मैच्योरिटी YTM निकालना है, और प्राइसेस ऑफ 1 ईयर एंड 2 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, 1 ईयर एंड 2 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एक साल के एंड में खड़े रह के वहां से 1 साल और वहां से 2 साल और कि YTM निकालना है, फॉरवर्ड नहीं, YTM। ये बताओ अब आप कैसे निकालोगे? प्राइस भी निकालनी है आपको 1 साल के बॉन्ड की। मैं आपको यहाँ पे लिख के ड्रॉ करके देता हूँ, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। सेकंड पार्ट, पता नहीं है, F2 ये वाला तो फालतू में माइनस, हाँ सेकंड पार्ट ले लो, ठीक है। अब हाँ ठीक है, आज से ठीक 1 साल कंप्लीट हो जाने दो दोनों केस में, क्योंकि 2 बार निकालना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज से ठीक 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये 1 साल का बॉन्ड में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे हमारी प्राइस क्या होगी और YTM क्या होगा, उस साल हम कमाएंगे कितना। और इस केस में भी अगर हम यहाँ पे 2 साल के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी प्राइस क्या होगी और हम हर साल कितना कमाएंगे, ये आपको बताना है। कैसे निकाल सकते हैं सर, आप बताओ कैसे निकाल सकते हैं? 1 साल के एंड में क्या प्राइस होनी चाहिए, देखो। और आपने एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो है ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड में रिडम्पशन जो है वो वैल्यू फिक्स होगी, जो है कि है फेस वैल्यू। इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है कि जब मैच्योरिटी आएगी तो यहाँ 1000 रुपये मिल जाएंगे, यहाँ 1000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये 1000 रुपये को डिस्काउंट करोगे तो X मिल जाएगी, और जिस रेट से डिस्काउंटिंग करोगे वो आपका YTM आ गया। अब यहाँ पे 1000 को डिस्काउंट करोगे तो 2 अलग अलग रेट है आपके पास में, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंटिंग का क्या रेट होना चाहिए? इस साल जो मुझे कमाना है वो मेरा डिस्काउंटिंग का रेट होना चाहिए। तो डिस्काउंटिंग का रेट आपका ऑलरेडी आपके पास आपने कैलकुलेट किया हुआ है कि दूसरे साल में आपकी कमाई 12.01% होनी चाहिए, नो मैटर वॉट, और तीसरे साल की कमाई 14.02% होनी चाहिए। यही बोला था ना, पहले साल का 10%, यही तो आपने अभी अभी निकाला है। पहले साल में 10% कमाऊँ, दूसरे साल में इतना कमाऊँ 12.01, और तीसरे साल इतना कमाऊँ। तो YTM यानी कि एक ही रेट है जो दोनों साल लगेगा। अब हमें यहाँ से स्पॉट रेट निकालना है एक तरह से देखा जाए तो। सो अगर आप X को इतने रेट पे इन्वेस्ट करते हो पहले साल, इतने रेट पे इन्वेस्ट करते हो दूसरे साल, और फिर 1000 मिलता है, तो ऐसा कौन सा एक सिंगल रेट है जो दोनों साल लगाओगे X पे तो भी 1000 आएगा। एक तरह से अब आपको इन दोनों फॉरवर्ड से स्पॉट रेट निकालना है 2 साल का, और यहाँ पे ये तो 1 ही साल का है, तो स्पॉट YTM भी यही हुआ और फॉरवर्ड रेट भी यही हुआ। सिंपल सी बात बताऊं, YTM का मतलब यहाँ पे हो गया आपका स्पॉट रेट फॉर 1 ईयर एंड स्पॉट रेट फॉर 2 ईयर। अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करने हैं और कुछ भी नहीं, और आपको प्राइस भी बतानी है आज की। चलो, प्राइस तो बताना बहुत आसान है, आपको 1000 को इससे डिस्काउंटिंग कर लो, X आ जाएगा। 1000 को फिर इससे और इससे डिस्काउंटिंग करोगे तो X आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्राइस निकाल के कहानी ख़त्म करते हैं, ठीक है। 1 ईयर बॉन्ड, रिडम्पशन वैल्यू 1000 है, उसको 1 साल से पीछे खींचेंगे तो हमारी प्राइस आ जाएगी, वो है सर 892.78 रुपीज़।
अब 2 साल का बॉन्ड ले लो आप, अगर क्योंकि आप अब ना यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से सिर्फ 2 ही साल बाकी है, तो 2 साल बाद 1000 मिलेंगे। 1.1402 इंटू 1. अब मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, 1.1201 इंटू 1.1402, मतलब 2 बार डिस्काउंटिंग होगी 2 साल से। तो ये आ गया 783.00, यानी ये 2 प्राइसेस है सर 1 साल बाद में, 1 साल के और 2 साल के बॉन्ड की। तो यहाँ पे प्राइस क्या होनी चाहिए, 892, ये रही प्राइस और ये रही प्राइस। ये समझ में आया आपको इतना? अब बात क्या आती है, आपको वो YTM भी पूछ रहा है। पहले वाले बॉन्ड के लिए तो YTM यही रहेगा, 1 साल है ना, यहाँ से 1 ही साल है, तो वही S1 और F1 सेम बन गया। यहाँ पे खड़े हो तो ये आपका F1 ही हुआ सर, पहला साल का ही बॉन्ड हुआ, क्योंकि ये पहला ही साल है आपके लिए। अब ये साल मायने नहीं रखता, 1 साल बीत चुका है। तो YTM के कैलकुलेशन 1 ईयर बॉन्ड के S1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 12.01, ये है आपका YTM, ठीक है। अब 2 ईयर बॉन्ड का कैसे निकालोगे सर? सेम फॉर्मूला ले लो ना जो हम निकालते थे, रिवर्स कैलकुलेशन ही तो करना है। क्या है सर फॉर्मूला? हम निकालते थे F2 इज इक्वल टू 1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस S1, यानी कि इस केस में आ जाएगा अब F1 लो S1 लो, बात तो सेम ही है, ऊपर ही लिखा है -1, यही फॉर्मूला होता था। अब आप में इसको, आपको इसमें ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। मैं जानबूझ के फॉर्मूला सेम रख रहा हूँ क्योंकि रिवाइज करोगे तब समझ आएगा, अरे ये तो वही फॉर्मूला है, बस इसके जगह ये निकालना है। तो मैंने F2 ले लिया यहाँ पे। F2 क्या है मेरा, 0.1402 इज इक्वल टू 1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1201 -1। अब ये 1 उधर चला जाएगा, 1.1201 भी उधर चला जाएगा, तो एक्चुअल फिगर आ जाएगी 1 प्लस S2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1.2771 इज इक्वल टू 1 प्लस S2 का स्क्वायर। क्या करना है आपने, वो स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1.2771 इज इक्वल टू 1 प्लस S2, स्क्वायर रूट किया तो आंसर आया 1.1301 इज इक्वल टू 1 प्लस S2। तो S2 इज इक्वल टू 13.01%, यानी दोनों साल ये रेट लगाओ 13.01 का, या 1 साल 12, 1 साल 14% लगाओ, बात तो सेम ही पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका तो आंसर देखो 12.01 ही आएगा, पहले साल का स्पॉट और फॉरवर्ड सेम रहेगा। यहाँ पे जो YTM आएगा वो आएगा 13.01% का, यानी कि 13.01 13.01 या फिर 12.01 14.02, ये दोनों जो है ये फॉरवर्ड रेट है, उसी का एक स्पॉट रेट आ गया 13.01 स्पॉट रेट अगर लगाना है तो। आपको समझा ना, पहले आपने ऐसे कैलकुलेशन किए, फिर आपने ऐसे कैलकुलेशन किए, स्पॉट से फॉरवर्ड के, फॉरवर्ड से स्पॉट के कैलकुलेशन किए। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले ही छोटा और आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, थोड़ा ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट, वापस वही निकालना है, ठीक है। मेचोरिटी 1 साल 2 साल 3 साल की है, अब हर साल अगले इसमें भी है क्या, कुछ नहीं है। तो देखो कितना आसान है क्वेश्चन, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको। अच्छा नहीं, ये होमवर्क नहीं आएगा, इसमें एक्चुअली कैश फ्लोज एंड ऑल सब आएंगे, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है सर क्वेश्चन, नया कुछ सीखेंगे हम इसके अंदर में। तो एक काम करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ सर और क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। सी यू। ओके, सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। और क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। हम जाएंगे सर हमारे वॉल्यूम 1 में और कुछ पुराना याद करेंगे। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो क्वेश्चन नंबर 69 हमने देखा था, वो थोड़ा सा देख लो क्या है, 68 और 69, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, इसमें हमको कैलकुलेट करना था आज की मार्केट प्राइस, इवैल्यूएट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। और वो हम कैसे निकालते थे, याद करो थोड़ा सा, फ्यूचर कैश फ्लोज जो होती थी ना,
जैसे बॉन्ड में डाल रहे तो इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, इक्विटी में डालेंगे तो डिविडेंड मिलेगा हर साल। तो फ्यूचर कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करके लाते थे और वो होती थी हमारी मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बात आती थी डिस्काउंटिंग रेट की। तो इस वाले क्वेश्चन में याद करना, स्पॉट यील्ड था तो डिस्काउंटिंग रेट हमने ये अपनाया 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 साल से कैश फ्लो को डिस्काउंट कम करना है तो 10.80% लगता था पूरे 5 साल के लिए। अब यहाँ देखो, पहले कैश फ्लो को हमने 12% से डिस्काउंट किया क्योंकि स्पॉट यील्ड 1 साल का 12 था। उसके बाद दूसरी कैश फ्लो को हमने 11.62 से डिस्काउंट किया और दोनों साल के लिए ये रेट लग रहा था ना। स्पॉट का मतलब क्या है, आज से दोनों साल, तो इसको 2 साल से खींचना है। अगर दूसरे साल की कैश फ्लो है 90 रुपये का जो इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमने 11.62% टू द पावर 2 करा। दोनों साल ये लगा, फिर तीनों साल ये लगा, ऐसे करते हुए हमने सॉल्व करा। अब एक और चीज़ ध्यान दो, यही क्वेश्चन अगर हम एक क्वेश्चन पीछे जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको मार्केट प्राइस निकालनी थी बट हमको स्पॉट रेट नहीं फॉरवर्ड रेट दिया था, तब हम कैसे निकालते थे? फॉरवर्ड रेट तो एक ही साल लगा सकते हो सर, पहले साल का पहले साल, दूसरे साल का दूसरे साल, तीसरे साल का तीसरे साल। तो हमारे 3 स्पॉट फॉरवर्ड रेट जो निकले थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। ध्यान देना, पहला 1 साल, 2 साल और 3 साल नहीं लिखा है, फर्स्ट और सेकंड लिखा है। 2 साल और सेकंड ईयर में बहुत डिफरेंस होता है। 2 साल यानी पूरे 2 साल, सेकंड ईयर यानी सिर्फ सेकंड ईयर। तो ये तीनों रेट हो गए। तो हमने कैश फ्लोज को कैसे डिस्काउंटिंग करा था वहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 69, एक सेकंड, हैंग हो गया। ये देखो, ये थोड़ा सा देखो, पहले साल की कैश फ्लो को पहले साल के रेट से, लेकिन दूसरे साल की कैश फ्लो को दूसरे साल के और पहले साल के रेट से। तो पहला साल ये कवर हो जाता है यहाँ पे, दूसरा साल ये कवर होता है। हर साल का फॉरवर्ड रेट हम यूज़ कर रहे थे डिनोमिनेटर में और फिर प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी। उस क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए थे तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, ये वाली। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये दिया है, आपको हर साल के एंड की कैश फ्लो दी है और फॉरवर्ड रेट निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हो? बहुत आसान है, सेम चीज़। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 में तरीका क्या रहेगा अब आपका कोई बॉन्ड है, अभी तक आप जो दोनों क्वेश्चन देख रहे थे उसमें 0 कूपन बॉन्ड था, तो उसमें बीच में कोई कैश फ्लो होती नहीं थी। लेकिन एक यहाँ की प्राइस आपको दी है, मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा, फिर आपको 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, मान लो कि मार्केट प्राइस है 90 रुपये, 90, और बाद में यहाँ भी 10 मिला और यहाँ 100 मिल गया, रिडम्पशन। तो अब फॉरवर्ड रेट्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना कि सेकंड ईयर को आप पहले डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड ईयर को सिर्फ यहाँ तक लाया जा सकता है और यहाँ से वापस यहाँ लाने के लिए पहले साल का रेट लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमको पहले फॉरवर्ड रेट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर फोर्थ ईयर निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए ध्यान देना, सिर्फ हमें 1 साल की कैश फ्लो चाहिए, आज की और 1 साल के एंड की। तो हम 1 साल वाला बॉन्ड लेके F1 निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 साल वाला बॉन्ड लेंगे, ध्यान देना, आज से 2 साल। F1 हमारे पास ऑलरेडी था, ये सारी कैश फ्लोज हमारे पास ऑलरेडी होगी। F2 भी निकाल लेंगे। फिर F1 और F2 लेके हम अगली बार 3 साल का बॉन्ड लेंगे, फिर F3 निकालेंगे। फिर अगली बार 4 साल का बॉन्ड लेंगे, फिर F4 निकालेंगे, जिसमें F1, F2, F3 हमारे पास पता होगा। इक्वेशन कैसा बनेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। करंट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो कैश फ्लो पहले साल की 10 रुपये डिवाइडेड बाय पहले साल का रेट 1 + F1। कैश फ्लो दूसरे साल की 10 रुपये या जो भी इंटरेस्ट होगा डिवाइडेड बाय 1 + F1 इंटू 1 + F2। अब मानते हो इस बात को? अगर स्पॉट रेट होता तो हम लेते 1 + S2 इंटू 1 + S2, तो स्क्वायर हो जाता। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब अगर तीसरे साल की कैश फ्लो होगी तो कैश फ्लो फॉर थर्ड ईयर 1 + F1, 1 + F2, 1 + F3। अब देख, जैसे हम यहाँ पे रुक गए, हमारे पास ये दिया है, तीनों कैश फ्लोज दी है, F1 दिया है, F2 दिया है, F1 F2 दिया, सिर्फ F3 नहीं दिया। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका F3 निकल आएगा। समझ आई बात?
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। और कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही याद रखना है, current market price is nothing but the present value of future cash flows, and present value is to be calculated with the help of forward rates और spot rates। तो forward rates इस क्वेश्चन में निकालना है तो हम forward rates लेंगे डिनोमिनेटर में। अब ध्यान देना अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब आपको यहाँ पे क्या निकालने बोला है, फॉरवर्ड रेट्स। किस साल के लिए, हर साल के लिए निकालना है अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो। अब आपको पास 3 साल के पीरियड दिया है, पहले एक काम करो, आपको क्या निकालना है, F1 F2 F3। पहले सिर्फ पहला साल लो, मैं एक क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क लेने पड़ेंगे। सो सिर्फ 1 साल का बॉन्ड लो क्योंकि F1 निकालना है। तो फेस वैल्यू कितनी रिडीम होगी, 1 लाख की। आज की मार्केट प्राइस कितनी है, 91,500। देखो तो ये मैं पहला ले लेता हूँ F1 S1 सेम ही होता है, तो उसका जो टाइमलाइन है वो ऐसा बनेगा। आज 91,500 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये हो गया 0 कूपन बॉन्ड। तो ये हमने ले लिया, 1 लाख की कैश फ्लो हमको रिडीम हो जाएगी। बस इसको हमको 1 + F1 से डिस्काउंट करना है। तो करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर 1 + F1। 91,500 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 + F1। अब आप उसको सॉल्व कर लो। 1 + F1 इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 91,500 करूँगा तो आंसर आता है 1.0929। तो यहाँ मेरा F1 आ गया 9.29%, ये एक आ गया। और ये फॉरवर्ड रेट है सर, इस बॉन्ड से निकाला हुआ फॉरवर्ड रेट है, यानी कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट अगर करेगा इस बॉन्ड को छोड़ के कहीं पे भी, तो पहले साल के लिए कम से कम इतना तो मांगेगा। तो ये रिक्वायर्ड यील्ड बन गई सारे बॉन्ड्स के लिए पहले साल के लिए, क्योंकि इससे कम अगर कोई दे रहा है तो फिर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं F2 की बात करता हूँ। F2 की बात करना है तो दूसरे साल का इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, तो 2 साल वाला बॉन्ड लो अब आप। तो ये अब आप शिफ्ट हो जाओगे इस पे। 1 लाख की फेस वैल्यू है दूसरे बॉन्ड की, इंटरेस्ट रेट है आपका 10% का, और मेचोरिटी है 2 साल की। 98,500 की करंट प्राइस है। 1 2 ध्यान देना, 98,500 इन्वेस्ट करो, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। कूपन रेट है ये तो आपका 10%, ये तो फेस वैल्यू पे लगता है। तो आपको हर साल कितना मिलेगा, 10,000, और यहाँ मिलेंगे 1,10,000 रिडम्पशन वैल्यू और इंटरेस्ट वापस आएगा। अब आप क्या करोगे सर, सिंपल सी बात है, इसको F1 से डिस्काउंट करेंगे, इसको F2 से डिस्काउंटिंग करेंगे। ऐसा ले लो, इसको F1 से, इसको F2 और F1 दोनों से। या फिर अगर मैं ऐसा निकाल के दिखाऊं तो ये ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी और ये भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, तो ये तो हो गया 1 + F1, ये भी 1 + F1 और 1 + F2। 2 साल से डिस्काउंटिंग करना है ना। अब आपके पास F1 ऑलरेडी है, ये वाला 9.29% आप यहाँ पे रख सकते हैं। सर ये 9.29% इस बॉन्ड का रिटर्न थोड़ी है, वो तो पुराने बॉन्ड का रिटर्न था, आप वापस गलती कर रहे हो। 9.29% विल ऑटोमेटिकली बिकम द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। अब इस बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस बॉन्ड में इतना कमाने की है, तो हर बॉन्ड में कम से कम हम इतना तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो 9.29% अगर इस बॉन्ड में हम पहले साल ले लेते तो दूसरे साल का क्या रिटर्न हुआ ये हम निकाल सकते हैं। तो इसमें F2 निकालना है। देखो 98,500 इज इक्वल टू पहले साल की कैश फ्लो डिवाइडेड बाय पहले साल का रेट, प्लस दूसरे साल में कैश फ्लो 1,10,000 होगी, डिवाइडेड बाय F1 + F1 1 + F2। अब 98,500 10,000 डिवाइडेड बाय 1.0929 पहले साल का रेट, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1.0929 इंटू 1 + F2। क्या है इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 10,000 सो ये आता है आपका 98,500 इज इक्वल टू 9149.97 प्लस, अब 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1.0929 भी कर लेता हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो हिस्सा सॉल्व हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + F2। बस पहले वाले पार्ट को इधर लाओ, उसके बाद देखो क्या होता है, कैसा दिखता है कैलकुलेशन। तो अब दिक्कत बननी नहीं चाहिए। अब ये ऐसा दिख रहा है,
आप 1+F2 को इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ और 1 में से माइनस कर दो। 1,00649.65 डिवाइडेड बाय 89,350.03 माइनस 1 इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 12.65%। अरे तो अब आपका पहले साल का भी रेट आ गया, दूसरे साल का भी रेट आ गया। ऐसे ही अब आपको तीसरे साल वाला करना है। F3 में क्या करोगे, करंट मार्केट प्राइस, ध्यान देना, करंट मार्केट प्राइस, कैश फ्लो ले लो पहले साल की, तीसरे साल का बॉन्ड आएगा तो इंटरेस्ट बदल जाएगी, गलती से ये इंटरेस्ट मत ले लेना आप, जो आपको यहाँ दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट लेना। कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर 1+F1, कैश फ्लो फॉर सेकंड ईयर आप क्या करोगे यहाँ पे 1+F1 1+F2 प्लस कैश फ्लो फॉर थर्ड ईयर, यहाँ पे रिडम्पशन भी आ जाएगा 1+F1 1+F2 1+F3। अब आपको मतलब समझ में आएगा कि हम पहले F3 निकाल ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास F1 और F2 नहीं होंगे। फिर पहले F1 निकालो, फिर F2 निकालो, फिर F3 निकालो, क्योंकि हर बात के कैलकुलेशन में पुराने कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो समझ आ गया आपको। चलो आगे की कैलकुलेशन आपके हवाले है। ये देखो 9.29%, 12.63%, मेरा 65 आया था, यहाँ 11%, ये भी वैसे ही, ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। यहाँ पे R3 रख लिया इन्होंने, यहाँ पे R2 रख लिया था। आया समझ में कैसे करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो रेट लगने हैं वो फॉरवर्ड रेट एक एक करके निकालने हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, कंसिडर क्वेश्चन नंबर 8, देख लो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फॉरवर्ड रेट्स निकालने हैं। 4 बार दिया है तो इसमें बस कैलकुलेशन आपके बढ़ जाएंगे। एक अपडेट करना है क्योंकि ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है तो कुछ इसमें गलतियाँ है क्वेश्चन में, तो एक तो आप ये हटा दो, पूरी तरह से इग्नोर करो, इस पर ध्यान मत देना और ये भी आप ज़ीरो कर दो। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में 12.40 दिया हुआ है लेकिन लिया उन्होंने 0% ही है आंसर में, तो ये 2 अपडेट आपको करने हैं। मैं ये देखो यहाँ पे लिया उन्होंने 0 कूपन बॉन्ड है, तो दैट्स अ मिस्टेक इन द प्रिंटिंग मिस्टेक इन द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल एज वेल, और वो का वो कॉपी हो गया। तो अगली बार मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा, मैं भी मार्किंग कर लेता हूँ ताकि ठीक हो जाए अगली बार। तो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो एक मैंने कराया, 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, 8 और 9, वो भी 4 साल के। यहाँ देखना बराबर 0% दिया है, कोई भी यील्ड का नहीं दिया यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो, पहले साल का निकालना, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे साल का, ऐसे एक एक करके आप निकालोगे। फॉर्मूला वही रहेगा सर तीनों केस में। सो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बारी आती है, अब आपको थ्योरेटिकल रेट तो निकालना आ गया, अब बारी आती है सर कि थ्योरेटिकल रेट जो हम निकाल रहे हैं, जैसे 12.80% भी हो गया, इसको हम एक्चुअल मार्केट रेट से कंपेयर करेंगे। फॉरवर्ड रेट जो है, जो हम पहले 4 क्वेश्चन में देख रहे थे, और फिर देखेंगे कि कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है क्या। आइए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, और उसके पहले मेरे हिसाब से हम थोड़ा सा आर्बिट्राज के बारे में जान लेते हैं। आइए अच्छा देखो, अब क्या करेंगे हम, मान लो कि हम थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं, तो 2 चीज़ें सर पॉसिबल है। आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट जो क्वेश्चन में दिया होगा वो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट से मैच कर जाएगा, बहुत बढ़िया है, या तो वो मैच नहीं करेगा, और भी बढ़िया है। कैसे बताता हूँ अगर मैच कर गया तो हम क्या बोलेंगे सर, फॉरवर्ड इज करेक्टली वैल्यूड, और अगर मैच नहीं करा तो फॉरवर्ड इज नॉट और करेक्टली वैल्यूड। अच्छा, अगर फॉरवर्ड करेक्टली वैल्यूड है, इसका मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो होती है डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया था कि 121 लेके 121 देने में क्या फ़ायदा, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, वापस जाता हूँ वहाँ पे, ये याद आ रहा है आपको,
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 120 बोरो करोगे 121 मिलेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होएगा। ये कब हो सकता है? जब अपना थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट और एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मैच करेगा, जो इस क्वेश्चन में 10% 11.01% आ रहा था, ठीक है। पर अगर नहीं मैच करा, ध्यान देना सर, पर अगर नहीं मैच करा यानी कि 14 और 8% में से कुछ भी, ये 14 और 8% एक्चुअल में रहा तो आर्बिट्राज पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लगे तो, आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट अगर 11.01% रहा, थेरोटिकल भी हमारा 11.01% आया, तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि 121 रुपये लेके 121 देने में कोई मतलब नहीं है। बट अगर ऐसी सिचुएशन रही तो क्या होगा? आपका आर्बिट्राज इज़ नॉट करेक्टली वैल्यूड। अब ये कैसे? दो केसेस में जो हमने देखा था वो वाला ले लेता हूँ मैं। एक तो था 14% वाला एक्चुअल रेट, एक तो था 8% वाला, और हमारा थेरोटिकल आएगा 11.01%। तो 14 भी मैच नहीं करता, 8 भी मैच नहीं करता। तो अब क्या होगा कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएगी। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब अगर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो दो चीज़ें हो सकती है सर। या तो आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, जो कि इस क्वेश्चन में हम ऐसा ले लेते हैं, या तो आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट यानी कि 14% जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में था, ज़्यादा रहेगा थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट से यानी कि 11.01%, या तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट यानी कि 8% जो दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने, वो कम रहेगा आपका थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट 11.01% पे। दोनों केस में आपका आर्बिट्राज पॉसिबल है, यानी कुछ ना कुछ आप कमा सकते हो। तो ध्यान देना, यहाँ हम कहेंगे कि FRA इज़ ओवर वैल्यूड, क्योंकि ज़्यादा रेट चार्ज किया जा रहा है मार्केट में। बैंक के पास हम गए कि 1 साल बाद लोन चाहिए, तो बैंक बोला 14% लगेंगे। हमने दिमाग लगाया ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसी रेट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया 14 पे। ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? सेल FRA। सेल करने का मतलब होता है शॉर्ट FRA। शॉर्ट करने का भी मतलब बताता हूँ, बेचना है। अब आप ध्यान देना, मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था बेचने का क्या मतलब होता है। शॉर्ट करना है, सेल करना है, यानी इन्वेस्ट करो FRA पे। अगर FRA पे इन्वेस्ट कर रहे हो, याद रखना, वापस यहाँ पे आता हूँ, अगर आप FRA पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया, तो उसके पहले वाले साल में या पहले वाले पीरियड में भी इन्वेस्टमेंट ही करो। इन्वेस्ट करना है तो पूरा इन्वेस्ट करो। और अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट वाली सिचुएशन में या बॉन्ड में या इंस्ट्रूमेंट में लोन लो, यानी बोरो करो। आर्बिट्राज में क्या होता है? अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जब आपने इस मार्केट में महंगा बेचने का डिसाइड कर लिया, तो इस मार्केट में सस्ता खरीदो तो सही, यानी कि बोरो करो। तो दो चीज़ इसके साथ और आएगी जब आपने इसको बोला सेल करना है। सेल करना है यानी कि शॉर्ट करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना है इस 1 साल के लिए, तो इस पीरियड के लिए भी इन्वेस्टमेंट ही चूज करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट चूज करो। और ये इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? तो यहाँ पे आप बोरो करो। स्पॉट पे मैं 100 रुपये बोरो करूंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, वो इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे वापस मिल जाएगी 109 रुपये। मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा FRA रेट पे अगले 1 और साल के लिए। तो मेरा पूरा फेज ये इन्वेस्टमेंट में ही जा रहा है। कहीं बीच में वापस मिल रहा है तो मैं वापस इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ, और ये पूरा फेज बोरोविंग में जा रहा है। अल्टीमेटली 121 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, 124 मिलेगा, तो ये प्रॉफिट होगा। देखो, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। शॉर्ट FRA का मतलब हो गया इन्वेस्ट एट FRA एंड इन्वेस्ट इन प्रीवियस पीरियड एज वेल, उसके 1 साल पहले भी। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या करना है? बोरो इन अदर मार्केट, जो अपोजिट मार्केट था उस पर आप बोरो करो। ठीक है, तो आपने यहाँ से बोरो किया, यहाँ इन्वेस्ट किया,
इस प्रीवियस पीरियड में, और एफआरए में भी आपने शॉर्ट सेल पोजीशन ले ली। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एट मैच्योरिटी सेटल ऑल ओपन पोजीशन एंड एंजॉय आर्बिट्राज गेन। सिंपल सी बात है, सारी पोजीशन जो आपने बोरो किया उसको रीपे कर दो, इन्वेस्ट किया वो वापस मिल जाएगा, और ये जो आपने शॉर्ट किया उसको वापस क्लोज कर दो, तो सेटलमेंट होएगा, खत्म। इन्वेस्ट, आपको आर्बिट्राज गेन ही आएगा सर, ये कन्फर्म है, लॉस नहीं आएगा। अब मैं दूसरे साइड लेता हूँ, अगर आपका, अच्छा एक और चीज़, 90% क्वेश्चन में ये सिचुएशन आएगी यहाँ पे जब आप एफआरए बेचोगे, ठीक है। आगे भी आप देखते जाओगे कि अपना मैक्सिमम जब भी आर्बिट्राज की बात आएगी तब ये वाली सिचुएशन ज़्यादा आती है, ये वाली कम आती है, बट फिर भी ध्यान देना आप। इस केस में हम क्या बोलेंगे, जब मार्केट में वो लोग 8% चार्ज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सर एफआरए इज़ अंडर वैल्यूड, यानी सस्ता मिल रहा है। अब सस्ते पे आप लोन लेना पसंद करोगे या देना पसंद करोगे, लेना पसंद करोगे, तो हम क्या बोलेंगे, बाय एफआरए। बाय करना मतलब लॉन्ग एफआरए। और अच्छा, आपको ये भी बताया पहले वाले लेक्चर में कि लॉन्ग का मतलब होता है बोरो करना, लोन लेना, बोरो एट एफआरए। अब एफआरए पे यानी कि किसी आगे वाले पीरियड में आप बोरो करना चाहते हो तो आप, मैं ये बोल रहा हूँ, बोरो इन प्रीवियस ईयर्स एज वेल, उसी लाइन में जो भी प्रीवियस पीरियड आता है उसमें भी बोरो करो, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट करोगे आप दूसरे मार्केट में, यानी कि अब आप इन्वेस्ट करोगे इन अदर मार्केट, और फिर एट एक्सपायरी यानी कि मैच्योरिटी सेटल द ओपन पोजीशन एंड एंजॉय द गेन। इसको मैं सेंटर में ले लेता हूं, ये लो। तो ये आपका पूरा चार्ट बन गया सर, यानी आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो कि क्या करना है आर्बिट्राज में। थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा, बाद में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो मार्क कर देता हूँ, करेक्टली वैल्यूड, नॉट वैल्यूड करेक्टली, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है, ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन है, ये ओवर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, या हम सेल या शॉर्ट का डिसीजन लेते हैं, या हम बाय या लॉन्ग का लेते हैं, ठीक है। यहाँ इन्वेस्ट एट एफआरए, यहाँ बोरो किया हमने, फिर ये तो सेम पोजीशन हो गई, ठीक है, आया समझ में। सो क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, बस फॉलोइंग मार्केट डेटा इज अवेलेबल। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो डेटा है वो फॉरेक्स चैप्टर से उठाया हुआ है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरेक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा काम नहीं आएगा सिवाय एक के, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। मैक्सिमम पार्ट ना इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का ही है। अब मेरा बस चलता तो मैं इस क्वेश्चन को फॉरेक्स में डालता, पर वापस से ये सब समझाना पड़ता, मतलब पूरा वापस इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में आता, आपको ये पूरा चार्ट समझाता, जबकि वहाँ पे ज़रूरत अलग है उसकी। तो इसलिए मैंने सोचा जितना पीछे आना पड़ रहा है उससे ज़्यादा, मतलब उससे कम तो मुझे आगे जाना पड़ रहा है। वहाँ जाने के उस चैप्टर में ये क्वेश्चन लेना यानी बहुत कुछ पीछे का समझाना, और इसी चैप्टर में इस क्वेश्चन का लेना यानी थोड़ा सा आगे का समझाना, तो वो ज़्यादा आपके लिए इजी जाएगा समझने के लिए। अब आप देखो, आपको ना स्पॉट रेट दिया है USD/JPY 116। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहले के 2 लेटर होते हैं ये कंट्री कोड होता है, इसे कहते हैं कंट्री कोड। अब US का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स और JP का मतलब हो गया जापान। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी कंट्री की करेंसी है वो, ठीक है। और ये जो आखिरी का लेटर होता है ना, ये होता है वो उस कंट्री की करेंसी। D का मतलब डॉलर, Y का मतलब येन, तो इसे हम बोलेंगे US डॉलर, इसे हम बोलेंगे जापानीज येन। अच्छा, अब ये 116 है, इसको पढ़ते कैसे हैं मैं बताता हूँ। पढ़ने का ना एक तरीका होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 116 जापानीज येन
$1 के लिए, तो ये जो इधर लिखा है ना इसे $1 कहते हैं, और ये जो जापानीज येन है उसकी करेंसी उधर है 116 जापानीज येन $1 के लिए। ये है स्टैंडर्ड तरीका पढ़ने का। बट इंस्टीट्यूट ने बहुत बार कंफ्यूज करा है फॉरेक्स वाले चैप्टर में, ₹पर 65 लिख दिया, तो ऐसे टाइम पे अब ये इधर से पढ़ा जाता है ₹65 पर डॉलर, ₹पर इज 65। तो आईएसओ कोड में लिखा रहा, आईएसओ कोड कहते हैं इसे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये तो आईएसओ कोड में लिखा रहा तो ऐसे पढ़ेंगे, और नॉर्मल सिंबल में दिया रहा, रुपी जैसे सिंबल है तो ऐसे पढ़ो उसको। इनके अलावा भी इन दोनों का कभी इन्होंने मिक्सचर करा है कि आईएसओ कोड में भी कोटेशन वैसा दिया है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगा कि कभी भी ध्यान देना इस चीज़ को, जैसे यूएसडी INR ये 65 है, और कल जाके आपको INR USD कोई क्वेश्चन में 65 आ गया तो उसको ऐसा मत पढ़ो। सही है पढ़ना, थंब रूल के हिसाब से सही है, लेकिन हमें पता है कि $65 में एक INR नहीं आता। जब प्रैक्टिकलिटी पता है तो उसको फिर सही लेके जाओ और नोट दे दो क्वेश्चन में। चलो इन सब के बारे में तो आप फॉरेक्स में पढ़ोगे ही बहुत कुछ। अब आगे आ जाओ, इसका अब आगे जाके कोई इस्तेमाल नहीं है 116 का। यहाँ आ जाओ, डिपॉजिट रेट पर एनम है ये रहा, ठीक है, यूएसडी और जापानीज येन। मतलब अगर आप 3 महीने के लिए डॉलर वाली करेंसी में डिपॉजिट करना चाहते हो तो साल भर का रेट 4.5 लगेगा, और जापानीज येन की करेंसी में करना चाहते हो तो 0.25। लेकिन अगर आप ज़्यादा महीनों के लिए डिपॉजिट करना चाहते हो तो डॉलर में ज़्यादा रेट मिल रहा है, लेकिन जापानीज येन में नहीं मिल रहा। जापानीज येन वाली करेंसी में 3 महीने के लिए डिपॉजिट करो या 6 के लिए करो, इंटरेस्ट रेट सेम मिल रहा पर एनम, दोनों पर एनम है, ठीक है सर, ओके। अब आप मुझे बताओ, ये वाले रेट्स को अगर 3 महीने में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं 3 महीने के साल भर में, और इन रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 महीने में कन्वर्ट करना है हमें, तो ठीक है सर। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट येन के लिए नील है, यानी कि आप ध्यान देना 3 महीने और 6 महीने, तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है 3 महीने और ये है सर 6 महीने, ठीक है। अब FRA कौन से पीरियड के लिए आ सकता है? ये वाला पीरियड जो मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ। आज से ठीक 3 महीने बाद 3 महीने के लिए अगर और इन्वेस्ट करना है तो कौन सा रेट है? ना ये लगेगा ना ये लगेगा। ये जो रेट्स है ये आज से 3 महीने और आज से 6 महीने के लिए है। बट आप बोलोगे सर कि मैं आज से ठीक 3 महीने बाद और 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो जापानीज येन में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, डॉलर में मिल जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या बताना है, व्हाट शुड बी द 3 मंथ्स FRA रेट एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड, यानी कि ध्यान देना, आज से शुरू होगा और आज से 3 महीने में शुरू होगा और 6 महीने में ख़त्म होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर 3/6 FRA। ये समझा आपको? 3 यानी आज से जो शुरू हो रहा है पीरियड, और 6 यानी आज से जो ख़त्म हो रहा है। तो जो बोरोविंग का या डिपॉजिट का पीरियड होगा वो इन दोनों के बीच का गैप आता है, यानी कि 6 महीने माइनस 3 महीने, यानी कि ये रेड वाला एरिया, इस पीरियड के लिए कर रहे हो। लेकिन इसे लिखा ऐसे जाता है कि आज से 3 महीने बाद चालू होगा लोन या डिपॉजिट का पीरियड, और आज से ठीक 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। FRA की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, FRA की एंडिंग यहाँ से होती है, और जहाँ FRA की एंडिंग होती है वहाँ डिपॉजिट या बोरोविंग की स्टार्टिंग होती है, और उस डिपॉजिट या बोरोविंग की एंडिंग यहाँ होती है। तो ये चीज़ समझो, FRA की शुरुआत आज से ही होगी क्योंकि आज ही हम FRA खरीद रहे हैं, और ठीक जब लोन लेना होगा या देना होगा तब FRA ख़त्म हो जाएगा। तो हमें वही पीरियड का निकालना है। क्या हम फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं इन 3 महीने का? निकाल सकते हैं क्या, बताओ? ये मैं 6 मंथ्स लिख देता हूँ, 6 मंथ्स लिखूँ या 6 मंथ्स भी ठीक है। F2 ले लो, ये है S1 और ये है S2। क्यों लिया मैंने इसको S2? अब S2 भी लेना है तो ले लो, नहीं तो ऐसे लिखो इसको, चलो ये भी सही बात है। S3 मंथ और S6 मंथ, ये तो समझ में आ जाएगा। स्पॉट रेट 3 और 6 महीने के, और फॉरवर्ड रेट मैं ले लेता हूँ ये वाला F3 बोलो या F6 ही बोल लो, इसको सही है।
6 भी बोलना है, यानी 6 महीने के लिए हो जाता है, उसको सिंपल सिंपल फॉरवर्ड रेट ही बोलो। तो क्या हम निकाल सकते हैं? यस सर, जो 6 महीने में इन्वेस्ट करके मिलने वाला है वही एग्जैक्टली इन 2 रेट पे इन्वेस्ट करके मिलना चाहिए। तो इक्वेशन बनाओ सबसे पहले। 1 प्लस एस 6 मंथ इज इक्वल टू 1 प्लस एस 3 मंथ और 1 प्लस एफ। सिंपल, ये आप 3 और 3 महीने ले लो, बाद के 3 महीने। तो अब ध्यान देना, क्या 6 महीने का रेट कौन सा है? अच्छा, पहली बात तो आप इसको भूल जाओ, क्योंकि इसके लिए तो एफ आर ए नील है, तो हमको निकालना किस में? सिर्फ डॉलर में। तो वो है 5% रेट। अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मुझे ये साल भर का रेट दिया है, 2 महीने में कन्वर्ट करना है, सॉरी 6 महीने में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद स्पॉट रेट अगर आप यहाँ से लोगे तो 1 प्लस 0.045, ये है साल भर का रेट। इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा सर, क्योंकि मुझे इसे क्वार्टर में कन्वर्ट करना है, 3 महीनों में। और यहाँ पे ले लूँगा 1 प्लस F3 डिवाइडेड बाई 4। तो जो अब F3 आएगा ना, वो साल भर का रेट आएगा, क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद 3 महीने का रेट बनता है वो। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.025 इज इक्वल टू 1.01125 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस F3 बाय 4। अब ट्रांसफ़र करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। 1.025 डिवाइडेड बाई 1.01125 माइनस 1 इंटू 4, एक साथ आंसर आता है सर, ट्राई करो कभी। 5.44%, एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। यह है आपका आज से ठीक 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का रेट, एफ आर ए फॉर द नेक्स्ट मंथ। आया समझ में? ये देखना, 5% को 6 महीने में कन्वर्ट करा है, फिर 4.5 को 3 महीने में कन्वर्ट करा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, काफ़ी आसान था। अगला क्वेश्चन है आपका आर्बिट्राज का, ध्यान देना। और अगले क्वेश्चन, ये जो पहला वाला दूसरा वाला पार्ट है ना, इसका पहले पार्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर से 3 महीने 6 महीने हो गए, अब 6 महीने 12 महीने का खेल खेलेंगे। थोड़ा सा शांति से पढ़ना, दिमाग लगता है इसमें, ठंडी भी। द 6 and 12 months लाइबॉर, लाइबॉर का मतलब होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, फ्लोटिंग रेट होता है ये, आगे बहुत यूज होगा। 6 महीने और 12 महीने के लाइबॉर आपको दिए हुए हैं, आर 5% एंड 6.5% रिस्पेक्टिवली। यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखना। ये 6 महीने, ये 12 महीने, ठीक है। तो लाइबॉर फॉर 6 months जो आपको दिया हुआ है वो है 5%, और लाइबॉर फॉर 12 months जो आपको दिया हुआ है वो है 6.5%। यानी अगर आपको साल भर के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम 6.5% देंगे, लेकिन 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम 5% देंगे पर एनम। दोनों रेट पर एनम है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी 12 महीने के लिए रहेगा, रेट भी 12 महीने का है। ये इन्वेस्टमेंट या बोरोविंग 6 महीने के लिए रहेगा, लेकिन रेट है 12 महीने का, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आगे देखो, अ बैंक इज कोटिंग 6/12 USD का FRA, येन में तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। 6/12 का मतलब क्या होता है? आज से ठीक 6 महीने बाद शुरू होगा, तो वो पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये वाला। और आज से ठीक 12 महीने बाद खत्म होगा, वो पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये वाला। तो ये जो आपको पीरियड दिख रहा है एक्स्ट्रा कलर में, पर्पल बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैजेंटा, जो भी होगा। तो इस पीरियड का FRA दिया है बैंक ने, इसे कहते हैं 6/12, क्योंकि आज से ठीक 6 महीने बाद शुरू हो रहा है और आज से ठीक 12 महीने बाद खत्म हो जाएगा। ये लोन या इन्वेस्टमेंट का पीरियड, डिपॉजिट का पीरियड,
ठीक है, अब वो रेट दे दिया उन्होंने इस तरह से 6.5 और 6.75। अब असलियत सामने आएगी। 6.50% और 6.75%, दो रेट दिया है बैंक ने। अब सबसे पहले तो ये रेट जो है वो बैंक के एंगल से होता है, बैंक्स एंगल या बैंक्स व्यू बोल सकते हैं इसे, यानी ये बैंक के रेट है। इसके बाद ध्यान देना, बैंक हमेशा बैंक विल ऑलवेज बाय चीप सेल हाई। बैंक हमेशा सस्ता खरीदेगी, महंगा बेचेगी। उनके बीच का जो प्रॉफिट होता है वही बैंक का, जो मार्जिन होता है वही बैंक का प्रॉफिट होगा। बैंक पता है क्या कैसे ऑपरेट करती है? बैंक आप लोगों से सेविंग्स लेती है, अपने पास जमा करती है, आपको 4% इंटरेस्ट देती है। वही पैसा बैंक मार्केट में लोन के रूप में दूसरों को देती है, बिजनेसेस को, उनसे 14% तक का इंटरेस्ट लेती है, 10 से लेके 14%। ठीक है, जो आपको 4% देती है, आप ही के पैसों पे वो 14% लेती है। तो जो 10% का गैप है बीच का, वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो बैंक हमेशा, ध्यान देना, आप अगर बैंक को पैसा दे रहे हो, आप दे रहे हो, तो बैंक ले रही है। बैंक का पैसा लेना यानी बाय करना। बैंक का बाय करने का मतलब क्या है? पैसा बाय करना। तो वो आपको कम रेट पे लेगी, बैंक खरीदेगी हमेशा कम रेट पे। तो ये वो 4% का रेट है जो बैंक आपको देती है, क्योंकि बैंक ने आपसे पैसा खरीदा है। और बैंक जब दूसरे को पैसा बेचती है यानी लेंड करती है, तो वो 14% तक का इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमेशा सेलिंग रेट हाई होता है, ताकि खरीदने बेचने के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो उसका प्रॉफिट बने। अब ये जो दो रेट दिए जाते हैं, ये फॉरेक्स में आप बहुत बार देखोगे। फॉरेक्स में इसको बिड रेट कहा जाता है और इसको आस्क रेट कहा जाता है। और इसको उसको मत सोचो और लेफ्ट राइट मत करो, सिंपल, जो दोनों में से सबसे कम होता है वो बिड रेट होता है। एक क्वेश्चन है फॉरेक्स में जिसमें गलती से ये कम रेट इधर साइड आ गया था और बच्चे चिल्लाने लग गए थे। आंसर सही था लेकिन गलती से बस ये इधर आ गया। तो 99% ऑफ द टाइम पहला रेट जो दिया रहेगा वो कम ही रहेगा और उसे बिड कहते हैं। लेकिन लॉजिक ये है कि कम रेट बिड होगा, कम रेट बिड हो गया। अब इसका मतलब क्या है? ये है बैंक का बाइंग रेट और ये है बैंक का सेलिंग रेट। ठीक है, बाय करना, पैसों के एंगल में मुझे बताओ थोड़ा सा कि बाय करने का क्या मतलब होता है। बाय करने का मतलब क्या हो गया? बोरो। और सेल करने का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट भी नहीं, आप लेंड कर लो। ठीक है, अब ये कौन बोरो कर रहा है? मैं, हम नहीं, बैंक। बैंक आपसे पैसा लेगी तो आपको इतना % इंटरेस्ट देगी। तो बैंक के लिए बोरोविंग रेट है, आपके लिए क्या हो गया? डिपॉजिट रेट। अब ये हो गए आप करना क्या चाहते हैं ये बताइए। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं बैंक के पास तो बैंक आपसे बोरो करेगी, ये रेट लगेगा। अगर आप बैंक से बोरो करना चाहते हैं तो यस, बैंक आपको दे देगी, ये रेट लगेगा। तो जो चीज़ बैंक के एंगल से एग्जैक्टली अपोजिट आपके एंगल से, डिपॉजिट हो या इन्वेस्टमेंट बोलो, या एक तरह से आप लेंडिंग कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा। अब आप इसको ऐसा लेके चलो कि ध्यान देना, आपको अगर डिपॉजिट करना है तो बैंक को, इसका मतलब बोरो करना है, बैंक का बाइंग रेट लगेगा यानी कि बिड रेट 6.5% बैंक देगी, आप लोगे, क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको मिलेगा पैसा, आपको मिलेगा इतना। बट आपको अगर लोन लेना है तो बैंक लेंड करेगी, आपको लेंड करेगी यानी कि बैंक पैसा बेचेगी आपको। पैसा बेचने का मतलब आस्क रेट यानी कि ये, तो ये बैंक आपको चार्ज करेगी इंटरेस्ट। तो ये बैंक के जेब से जाता है, ये बैंक के जेब में आएगा इंटरेस्ट रेट।
अब कैश इनफ्लो आउटफ्लो की अगर आप बात करो तो ये बैंक का कैश आउटफ्लो है, ये बैंक का कैश इनफ्लो है। हमेशा इनफ्लो ज़्यादा ही होगा तभी तो बैंक पैसा कमाएगी। ठीक है, ये मैंने स्टोरी बता दी। अब सबसे पहले तो आगे आगे क्या दिया है, इज एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है ये कैसे पता चलता है, जब एक्चुअल फॉरवर्ड रेट जो दिए है क्वेश्चन में वो हम थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट से कंपेयर करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट से हम उसे कंपेयर करेंगे। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट यानी कि अब हम कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे। ये हो गया स्पॉट रेट 6 महीने के लिए, ये हो गया स्पॉट रेट 12 महीने के लिए, ये हो गया फॉरवर्ड रेट अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, इसको पहले 6 महीने से कंपेयर मत करना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस स्पॉट रेट फॉर 12 महीने यानी 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्पॉट रेट फॉर 6 मंथ्स इंटू 1 प्लस फॉरवर्ड रेट फॉर 6 मंथ्स। सही लिखा है, हमेशा से ऐसे ही करते आए हो ना। साल भर का रेट है आपका 1.065 और 6 महीने का रेट है आपका 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2। सही लिख रहा हूँ, क्योंकि वो रेट तो साल भर का दिया है, उसे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा 6 महीने में। 1 प्लस F6 डिवाइडेड बाई 2 ये भी साल भर ले लिया अब हमने न्यूमरेटर में। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 1.065 इज इक्वल टू 1.025 इंटू 1 प्लस F6 बाय 2। 1.065 1.025 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 100। सो ये आता है 7.81%। एक बार फिर से 7.80%, सॉरी। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। अब आप कंपेयर करो कि आपके जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है उसमें से ना बिड ना आस्क दोनों ही कम है। 6.5 6.75% दोनों ही कम है आपके थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट से, जो कि है 7.80%। देख लो कोई भी रेट 6.5 भी नहीं 6.75 दोनों ही कम है। तो इसका मतलब क्या है कि FRA इज अंडर वैल्यूड। बैंक ना सस्ते में दे रही है पैसा, बैंक सस्ते में दे रही है पैसा, क्या करोगे, उठा लो। बाय FRA। अब आप ध्यान देना, मैंने जो चार्ट बताया था उसमें ये दूसरी वाली पोजीशन है। ये देखो ये वाली पोजीशन है, अंडर वैल्यूड है, बाय कर लो FRA। इसका मतलब लॉन्ग हो जाओ FRA पे। लॉन्ग होना यानी कि आप बोरो करोगे उस रेट पे। अगर उस 6 महीने के लिए बोरो कर रहे हो तो उसके पहले वाले 6 महीने के लिए भी बोरो करो। और ये पैसा आप बोरो करके आज कहाँ डालोगे, 12 महीने वाले में। 6 महीने के लिए बोरो करोगे, उसके पहले 6 महीने के लिए भी बोरो करोगे और वो डालोगे साल भर वाले इन्वेस्टमेंट में, और फिर जाके आप सेटल कर दोगे आखिरी में। तो देखो क्या आंसर निकलता है आपका यहाँ पे, फटाफट आप सॉल्व करेंगे। बाय FRA दैट मीन्स यू विल गो लॉन्ग ऑन FRA पे बोरो करना है अपने। ठीक है, अब देखो क्या निकल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी चीज़ आ रही है। आपका यहाँ पे आ रहा है बोरो करना। मैंने बोला अगर यहाँ बोरो करना आया तो यहाँ पे भी बोरो करो, पूरी लाइन में बोरो ही करना है अगर बोरो करना है एक जगह तो। और दूसरे वाले इसमें अपोजिट पोजीशन ले लो, इन्वेस्टमेंट। तो इस बोरोविंग का रीपेमेंट यहाँ करना पड़ेगा, और वो रीपेमेंट जो करोगे उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये वाले बोरोविंग से। तो यहाँ से लोन लेके पहले वाला लोन चुका दोगे। अब इस बोरोविंग का रीपेमेंट यहाँ आएगा और इस इन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स यहाँ आएगी। इन दोनों को सेटल कर लेना, कहानी खत्म। यहाँ पे भी ज़ीरो कैश फ्लो है, यहाँ पे भी ज़ीरो कैश फ्लो है, और यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट आएगा। सो देखो एक्शन कैसे लेते हैं। आर्बिट्राज ट्रांजैक्शंस। अब क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कितना बोरो करना है। T0 पे बोरो एट स्पॉट फॉर 6 मंथ्स। लेट से आपने 1 लाख रुपए बोरो कर लिया, आपके हाथ में आ गए। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन्वेस्ट कर दो उसको एट स्पॉट फॉर 12 मंथ्स वाले कैटेगरी में। तो 1 लाख रुपए चले गए।
आए गए, और उसके बाद बाय कर लो FRA। अब आप बोरो कर रहे हो FRA, बाय कर रहे हो FRA, मतलब आप लोन लेना चाहते हो, आप पैसा खरीदना चाहते हो, ध्यान देना इधर वाली कैटेगरी में। तो आप आ रहे हो इस कैटेगरी में, तो इसका मतलब कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा? 6.75 का रेट आपको अप्लीकेबल होगा। सिंपल सी बात है, आप बोरो करोगे, बैंक लेंड करेगी, तो बैंक बेच रही है, आप खरीद रहे हो, बैंक बेच रही है, तो 6.75 लगेगा। तो यहाँ पे वो रेट लिख लो। इसका मतलब यहाँ कोई कैश फ्लो नहीं है सर, आज कोई कैश फ्लो नहीं है, आज तो सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो तो 6 महीने, ये तो मैं 6 महीने बाद बोरो करूँगा। तो अब ध्यान देना, T इज इक्वल टू 6 मंथ्स। सबसे पहले तो रीपेमेंट आएगा कि जो मैंने 1 लाख बोरो किया था इनटू 6 महीने के लिए बोरो किया था, 1 प्लस 0.05 5% का रेट था, तो वो हो जाएगा 1,02,500। ये पैसा आएगा कहाँ से? एग्जैक्टली आप इसीलिए सेटिंग करके बैठे थे पहले इस ट्रांजैक्शन में। आपने बोला था कि ठीक 6 महीने बाद आऊँगा और मैं बोरो कर लूँगा। बोरो अंडर FRA, कितना बोरो करोगे? उतना ही जितना आपको पेमेंट करना है। और ये चीज़ आपको, ये जो कैश फ्लो होने वाले हैं ये यहीं पे पता थे। तो आपने जब बाय किया FRA, तब जो प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड हुई थी वो 1,02,500 थी टाइम 0 पे, क्योंकि आपको पता था कि जब ये बोरो करा है तो 1,02,500 देना पड़ेगा, तो उतने का ही कॉन्ट्रैक्ट करा। अब उसके बाद 12 महीने कंप्लीट हो गए। एक चीज़ ध्यान देना, ये वाली पोजीशन इसके साथ ख़त्म हो गई है। आई बात समझ में? ठीक है। और ये वाली पोजीशन भी आपकी तो ख़त्म हो ही गई है वैसे, बट चलो ठीक है, वापस एक शुरू तो होगी। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। आपने जो साल भर के लिए इन्वेस्ट करा था वो अब आपको मिल जाएगा। 1,01.06, 1,06,000 आपके हाथ में आएगा। और जो आपने बोरो किया था वो अब आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। कितना बोरो किया था? 6 महीने पहले 1,02,500 बोरो किए थे, ध्यान देना, इनटू 1 प्लस 0.0675, ये तो साल भर का रेट हुआ ना। बोरो तो सिर्फ 6 महीने के लिए किया था, तो उतना ही इंटरेस्ट पे करोगे। 0.0675 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 1,02,500, तो ये आता है सर 1,05,959। ठीक है, अब आप इसे सेटल कर लीजिए। ₹41 बस। एक बार फिर से देखना तो चिंदी पना है भाई ये तो। .0675 डिवाइडेड बाई 2 1, हाँ सही बात है। अच्छा मैंने गलत कर दिया ना, 6.5% है यहाँ पे, तो मेरी गलती है। थोड़ा सा मैं उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। यहाँ पे मौका दे दो बस मुझे। यहाँ हम लिखेंगे प्रोसीड्स, जगह की कमी थी। 1 लाख इंटू 1.065, तो मिला कितना? 1,06,500। तो ये कितना आ गया प्रॉफिट आपका? 541 का प्रॉफिट है। इसे क्या कहेंगे सर? आर्बिट्राज गेन। देखो ये है इस तरह से। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ किया था वो यहाँ से नक्की हो गया, आपने जो बोरो करा था यहाँ पे वो यहाँ से नक्की हो गया। कहानी ख़त्म, सारी पोजीशंस आपकी क्लोज हो चुकी थी और 541 आप घर पे लेके जा रहे हो। आप देख लो, यहाँ पे भी कोई कैश फ्लो आपके जेब से नहीं हुई, यहाँ पे भी कोई कैश फ्लो आपके जेब से नहीं हुई, और यहाँ इनफैक्ट हुआ तो वो कैश इनफ्लो था, और कहानी ख़त्म। ये होता है सर आर्बिट्राज करना। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को 2-3 बार तो याद रखो ही। क्लास नोट्स में ऐप में अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़े। ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए देखो सर, 2 कंपनी हैं ABC और XYZ, दोनों ने DEF बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया, और वो भी लोन इनको आज नहीं चाहिए सर।
आज से ठीक 2 साल बाद 1 साल के लिए चाहिए, यानी कौन से साल में, तीसरे साल में, और सिर्फ उसी 1 साल के लिए चाहिए। तो आज क्यों अप्लाई किया? बहुत सिंपल सी बात है, दोनों को डर है कि कहीं जब हम 2 साल बाद लोन लेने जाएंगे तो मार्केट में रेट बढ़ चुके होंगे और हमें बढ़े हुए रेट पे लोन नहीं चाहिए, क्योंकि लोन की अमाउंट भी कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 100 करोड़ रुपए हम लोन लेना चाहते हैं। तो दोनों कंपनीज बैंक के पास गई और बैंक को बोला कि 2/3 आज से ठीक 2 साल बाद शुरू होने वाला और 3 साल बाद खत्म होने वाला FRA हमें दे दो। ठीक है, तो बैंक ने कुछ नीचे दिए गए यील्ड कर्व आपको दे दिए, सबमिट कर दिया कि XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड को बैंक अगर 1 साल के लिए लोन लेती है तो इतना चार्ज करेगी, आज से ठीक 2 साल के लिए लोन लेती है तो इतना चार्ज करेगी, 3 साल के लिए लेती है तो इतना चार्ज करेगी। ये जो टाइम दिया है ना, ये कुछ इस तरह से है। 1 साल के लिए चाहिए तो ये ले लो, 2 साल के लिए चाहिए तो ये ले लो, और 3 साल के लिए चाहिए तो ये ले लो। ये जो तीनों रेट है सर, ये है सर S1, S2 और S3। आज से जो लोन चाहिए आपको, बट हमें पता है क्या कौन से पीरियड के लिए चाहिए? हमें सर चाहिए सिर्फ यहाँ से शुरुआत करनी है और यहाँ ख़त्म करना है, 3rd ईयर के लिए, 3 सालों के लिए भी नहीं, 3rd ईयर के लिए। अच्छा, तो आप नोटिस करना एक चीज़ कि XYZ लिमिटेड को 3.8, 4.2, 4.848% का बैंक चार्ज करेगी अगर आज से लेता है तो तीनों रेट हमको देखा जाए तो एक तरह से काम के नहीं है, क्योंकि हमें लोन यहाँ चाहिए, पहले लेके कोई मतलब नहीं है। और ABC लिमिटेड को उन्हीं सारे पीरियड के लिए जो रेट चार्ज किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, 5%, 5.78%। दोनों ने सेम अमाउंट लेना है, दोनों ने सेम पीरियड के लिए लेना है, फिर भी देखो जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है दोनों कंपनी को वो अलग अलग है, एक को कम एक को ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे अंबानी जा रहा है बैंक के पास में लोन लेने के लिए 100 करोड़ का, और यहाँ मयंक कोठारी जा रहा है बैंक के पास में लोन लेने के लिए 100 करोड़ का, तो अंबानी की क्रेडिट वर्दीनेस बैंक को पता है कि ये बंदा डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, बहुत बड़ा इसी को खुद को इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो जब पता है कि रिस्क कम है यहाँ पे अंबानी से, तो ये रेट कम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मयंक कोठारी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, मयंक कोठारी का नाम नहीं होगा मार्केट में इतना, तो भैया डिफ़ॉल्ट हो सकता है, इनसे ज़्यादा ही चार्ज करो, रिस्क ज़्यादा है। बस यहाँ पे क्लियर यही चीज़ लिखी हुई है, ध्यान देना। द डिफरेंस इन द यील्ड कर्व इज ड्यू टू द लोअर क्रेडिट रेटिंग ऑफ ABC लिमिटेड कंपेयर टू XYZ लिमिटेड। ठीक है, अब करना क्या है सर? बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट अ सेकेंड। You are required to calculate the rate of interest DEF bank would quote under 2/3 FRA using the company's yield information as quoted above। बहुत सिंपल सी बात है, आपको जिस पीरियड के लिए चाहिए, इस पीरियड के लिए चाहिए, 3 साल कवर होने चाहिए, तो एक रेट क्या लोगे? S3। पता नहीं क्या था, ओके, तो एक रेट लोगे S3 का, ये वाला, और एक लोगे S2 का, यानी कि आपके लिए जो ज़रूरत है वो सिर्फ इन चारों की है। निकाल सकते हैं, आसान है नहीं है? देखो सर, अब ये फॉर्मूला तो वही है, F3 आएगा हमारा, आपका जो है ये S3 3 बार लग जाएगा, 1 प्लस में ऐड करके, S2 2 बार लग जाएगा, और F3 लगेगा तीसरी बार। बस इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो, आंसर आपके हाथ में। कैसे बनाओगे सर? F3 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 1 प्लस S3 का क्यूब, 1 प्लस S2 का स्क्वायर -1, तो 4.48 आ जाएगा यहाँ पे, और S2 में ये आ जाएगा। वैसे ही आप ABC का निकाल लोगे, मैं अब ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बस दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये 3 साल का रेट शुड बी इक्वल टू 2 साल, और ये तीसरा साल, तो ये है वो F3। इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए इससे जो कैश फ्लो आ रही है, ये 1 साल और वो 2 साल, 3 साल, और उधर भी 3 साल, शुड मैच। तो XYZ को जो रेट चार्ज किया जाएगा वो आ रहा है 5.04%, ABC को जो चार्ज किया जा रहा है वो आ रहा है 6.38%, डिपेंडिंग अपॉन देयर यील्ड। ये तो हो गया कहानी सिंपल। पहला वाला पार्ट था सिर्फ FRA निकालने के लिए, थेरोटिकल FRA बोल लो कि FRA जो कोट करना है बैंक ने वो कम से कम कितना करना चाहिए।
तो वो आ गया। अब बात आती है इसकी, सपोज द बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी। ये क्या होता है सर? इंटरेस्ट रेट गारंटी, गारंटी का मतलब हो गया कि आपको वो गारंटी दे रही है कि आपको उससे ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1%। प्रीमियम कौन से इसमें दिया जाता था पता है आपको? ये और कुछ नहीं सर, एक दूसरे एंगल से इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट याद है डेरिवेटिव्स में? डेरिवेटिव्स में क्या होता था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कि आपकी प्रॉफिट साइड ओपन रहती थी लेकिन लॉस वाली साइड रिस्ट्रिक्टेड होती थी कि आपको उससे ज़्यादा बेयर नहीं करना, और उसके लिए आप स्टार्टिंग में प्रीमियम देते थे और एक्सपायरी पे आपको लॉस कभी नहीं होता था, या तो प्रॉफिट होगा या तो ज़ीरो होगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको एक्सरसाइज करना है तो करो, नहीं तो मत करो, बट उसके लिए आप स्टार्टिंग में प्रीमियम दे चुके हो। सो ध्यान देना, सपोज बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट गारंटी फॉर अ प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल बाय XYZ लिमिटेड। यानी सिर्फ पहले वाली कंपनी, दूसरी कंपनी को भूल जाओ। इफ इंटरेस्ट इन 2 years टर्न्स आउट टू बी दिस 4.5 या 5.5। अब मैं आपको शांति से समझाता हूं, ध्यान देना। ये है वो पीरियड। अब आप मान लो FRA लेते हो, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। FRA में आपका जो रेट आज फिक्स हुआ है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था, वो है सर 5.04%। तो ये रेट आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया कि चलो आप बैंक के पास 2 साल बाद जाना और इस रेट पे लोन ले लेना। अब एक्चुअल में अगर रेट चले जाते हैं ये वाले 4.5, मान लो उस दिन रेट चले गए 4.5 और 5.5, ठीक है, बट FRA में तो आपका फिक्स हो गया था कि आपने 5.04 देना ही है। तो पहले वाले केस में आपको नुकसान हो जाएगा FRA लेने की वजह से, क्योंकि मार्केट में कम रेट चल रहा है और आपको ज़्यादा पे उठाना पड़ रहा है, तो आपका यहां नुकसान होगा 0.54 का, और आपका यहां फायदा हो जाएगा 0.46 का। देख रहे हो FRA में आपका ये फायदा हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो दो चीज होगी सर, उस दिन आप जो लोन लोगे वो स्पॉट रेट पे लोगे तो आपका इतना कैश आउटफ्लो होगा, मानते हो बात को? स्पॉट रेट पे लोगे, और FRA जो उस दिन होगा वो FRA का होगा सर सेटलमेंट। याद है आपको, सिर्फ सेटलमेंट होता है, रियल में तो आप लोन लेने मार्केट ही जाओगे तो यही रेट पड़ेंगे आपको, बस आपको यहाँ पे और नुकसान भरना पड़ेगा। तो 4.5 भी भरना पड़ा, इंटरेस्ट आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो है। अगर आप इन दोनों की टोटल कर लेते हो तो अल्टीमेटली आता क्या है सर? आएगा बस वही 5.04। मैं एक्चुअली आउटफ्लो को ले लेता हूँ ब्रैकेट में, आउटफ्लो को बाहर रख लेता हूँ, इनफ्लो को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अब ये इसके साथ ऐड कर लो, जो ग्रीन में मार्क किया है वही आपका आउटफ्लो इनफ्लो होगा उस दिन। दो ट्रांजैक्शन होंगे, स्पॉट में लोन ले लोगे तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और FRA सेटल हो जाएगा तो इतना नुकसान इतना प्रॉफिट। 4.5 में ये ऐड करोगे तो इंटरेस्ट इतना ही पड़ा, 5.5 में ये माइनस करोगे तो इंटरेस्ट इतना ही पड़ा। यानी FRA में आपका एक चीज कंफर्म है, अब 5.04 ही आपका इंटरेस्ट रहेगा जो स्टार्टिंग में था। FRA में प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन अगर इसी FRA को प्रीमियम देके गारंटी ले लेते तो प्रीमियम तो 0.1% आज जाता, लेकिन आपको एक ऑप्शन मिल जाता कि ये अब जो 5.04 का आपने प्रॉमिस किया था वो आपको एक्सरसाइज करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो होता क्या उस दिन, इस केस में स्पॉट रेट पे ही आप लोन लेते 4.5 और आप FRA में एक्सरसाइज ही नहीं करते अपना ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है क्यों मैं 5.04 में लोन लूं जब मैं मार्केट से 4.5 में ले सकता हूं। अब ध्यान देना, अगर 5.5 गया मार्केट में रेट
तो आपको लोन तो स्पॉट रेट पे ही लेना पड़ेगा और आप एफआरए एक्सरसाइज कर लोगे, क्योंकि आपको पता है यार मार्केट में मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है और मैंने तो प्रॉमिस कम का करा था। तो 5.04 के हिसाब से एफआरए में तो सेटलमेंट होगा, एफआरए में जो सेटलमेंट होगा तो आपको मिलेगा 0.46। तो अब आप इस चीज़ से कंपेयर करो इसको ये वाली चीज़ से। तो देखो एफआरए जब तक था सिंपल तब तक आपके पास ऑब्लिगेशन थी, नुकसान भी हो सकता है फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन एफआरए में प्रीमियम पे करके आपने एफआरए को ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्लिगेशन हटा दिया। अब आपका या तो ज़ीरो रहेगा या तो प्रॉफिट होगा 0.46 का। नुकसान अब नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपको जब नुकसान होने वाला होगा आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे और इस चीज़ का ऑप्शन आपको प्रीमियम पे करके स्टार्टिंग में ही मिल गया था। तो ये होता है ऑप्शन का फ़ायदा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपको पड़ेगा वो होगा सर 4.5 और 5.04, बस। कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको। और इन सब के लिए आपने प्रीमियम पे किया था तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा आएगा सिर्फ आपको, तो नेट आपका खर्चा जो है वो इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ध्यान देना। बस ये चीज़ समझो, आपने प्रीमियम पे करके ऑप्शन ले लिया तो अब आपको नुकसान, मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो मार्केट चले जाओगे, एफआरए को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट 4.5 पड़ा, प्रीमियम आपका वेस्ट हो गया। यहाँ पे प्रीमियम क्यों वेस्ट हो गया? क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 4.5 का खर्चा इंटरेस्ट का जो स्पॉट में लोन लिया उस पर, और 0.1 का प्रीमियम का खर्चा, टोटल इतना। लेकिन अगर मार्केट में रेट इतने बढ़ गए तो आपको ज़्यादा पे लोन लेना पड़ गया, वो जो ज़्यादा अमाउंट हुई वो वापस मिल जाएगी इस एफआरए को एक्सरसाइज करके, क्योंकि अब ये सिर्फ एफआरए नहीं रहा, ये हो गया ऑप्शन। ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, पार्टी से इतना मिलेगा, बैंक को इतना दोगे, पार्टी से इतना मिलेगा, तो इतना ही खर्चा आएगा। और इस खर्चे को फिक्स रखने के लिए 0.1 का प्रीमियम आप दे चुके थे, तो 5.14%। तो ये है आपका नेट आउटफ्लो। अब इसके ऊपर आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो, आपके पास वो आ जाएगा। ये देखो, सिंपल भाषा में लिखना है तो ऐसा लिखो, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। आपने क्या कर दिया, इस चीज़ को ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपके पास में ऑप्शन है। आप याद करना, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन आप तभी एक्सरसाइज करते थे जब स्पॉट में रेट ज़्यादा होता था। हमारे यहाँ पे स्पॉट या तो 4.5 है या तो 5.5 है, तो आप, और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 5.04%। तो 4.5 तो कम है रेट, इसलिए हमने ऑप्शन को लैप्स होने दिया। लैप्स हो गया तो हमने मार्केट रेट्स पे लोन उठा लिया 100 करोड़ का, तो 4.5 करोड़ हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस हमने 0.1% का प्रीमियम पे किया था, दैट वाज द कॉस्ट फॉर द ऑप्शन, तो वो आएगा 0.1, ये आ गया 4.6 करोड़, यानी कि 4.6% आपका, ये वाला और ये वाला। आया समझ में? इसके अलावा जब 5.5 जाएगा तो आप सच में 5.5 पे उठाओगे और 0.46 वापस ले लोगे, अल्टीमेटली आपको इतना ही पड़ेगा 5.04%। ये रहा 5.04%। तो आपका कॉस्ट कितना आया सर? 5.04 करोड़। 100 करोड़ पे इतना ही परसेंट हो गया, और ये तो है ही, तो आ गया 5.14 करोड़। सिंपल, एक तरह से जो ऑब्लिगेशन को आपने ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्लिगेशन को राइट में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्लिगेशन में प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट होगा, बस यहाँ पे आपको एक प्रीमियम नाम की चीज़ चुकानी पड़ती है, दैट्स योर ओनली एक्सपेंस इन द ऑप्शन, उससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है सर। तो ये एक तरह से ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था, इस पे आएंगे हम आगे जाके इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जब सॉल्व करेंगे। अब अगले लेक्चर से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की बात करेंगे सर। फ्यूचर्स क्या होता है ये हम समझेंगे, काफ़ी मतलब ईजी है लेकिन टेक्निकल है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की शुरुआत करते हैं। सी यू।